सर सरकारी नौकरी का फ्यूचर क्या है? क्या ये बचेंगी या सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा? गांव में सब एक ही सपना होता है, अगर आपके पास ना ज़मीन है ना कुछ और करने को, कि भैया सरकारी नौकरी लेनी है। शुरुआत होती है कि चलो आईएएस बन जाएंगे, आईएएस नहीं बने तो उससे छोटा पीसीएस बन जाएंगे, वो भी नहीं बने। लेकिन मैं ये सोच के आया था कि कुछ नहीं होगा तो मैं एमटीएस तो बन जाऊँ। सर आपने इंस्टीट्यूशन की बात करी, कोचिंग की बात करी, एक बड़ी फेमस टर्म आता है कोचिंग, टीचर उठा लिए जाते हैं। आपका ज्योतिष को लेकर क्या ओपिनियन है? मेरा ज्योतिष में बिलीव बहुत पहले से है, और मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों की भी डेट और टाइम ठीक नोट किया गया है उन सबका रोड में बनाना बड़ा आसान है। ज्योतिष बेसिकली जीपीएस है जो आपको पहले ही बता देता है कि यहाँ पे बेटा जाम मिलने वाला है। राहुल गांधी को अपना व्यवसाय चेंज करना चाहिए। एक तो रास्ते में वैसे ही बहुत बबूल है और ऊपर से अपने उसूल हैं। हेलो एंड वेलकम टू द अरुण पंडित शो। और अभी तक आपने हमारे पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल लीडर को देखा, बिजनेस पर्संस को देखा और हॉरर स्टोरी सुनाने वालों को भी देखा। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए लोगों के लिए एज अ भगवान जैसा काम किया है। तो ये मेरे भी गुरु हैं और मुझे भी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, एक बड़े भाई की तरह, एक टीचर की तरह। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी लेविश स्टाइल के लिए भी। कंट्रोवर्सी से इनका पता नहीं कोई बहुत प्यारा नाता है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हम सबके चहेते अभिनव सर का। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम टू द अरुण पंडित शो। अभिनय शर्मा से अभिनय मैथ की जर्नी कैसी रही? बहुत बहुत खूबसूरत रही। मैं तो हर जर्नी को ये कहता हूँ कि यही असली ज़िंदगी है, कि जब आप कहीं छोटी सी जगह से शुरू करके और एक अपनी मंजिल तक पहुँचते हो जहाँ डिसाइड कर लेते हो, तो ये जीवन का बड़ा सुखद एहसास है। और मैंने भी गांव से सब कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया। प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, तो वहाँ भी लड़कों के स्कूल में ही पढ़ा, और उसके बाद फिर 8th 9th 10th 6th 7 इसमें भी लड़कों के स्कूल में ही पढ़ा। इसका बड़ा अफसोस भी कई बार होता है। आज हर कोई ये कह देता है कि यार अरे यार वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा लड़कों के स्कूल में पढ़े। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था कि कभी घर के हालात या घर के एक ही रूम में फ़ैन है, बहुत गर्मी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन सब चीज़ों ने कभी परेशान नहीं किया, बल्कि और मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, ये पहले ही समझ में आ चुकी थी, या घर वालों के बार बार कहने से दिमाग में एक बात बस गई थी कि जो भी कुछ है अगर घर का स्टेटस बदलना है तो वो पढ़ाई से ही बदलेगा। क्योंकि घर में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मेरी माता जी तो पढ़े लिखे नहीं है, पिताजी भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको ये पता था कि बच्चों को पढ़ाना, उन्होंने वही चीज़ दिमाग में डाली, तो हम पढ़ते गए। मैथ्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा लगता था मैथ्स पढ़ना। मैं इतने अनाप शनाप सवाल टीचर्स से भी करता था कि कोई मुझे पढ़ाना पसंद नहीं करता था। सबको लगता था कि ये बैच खराब करेगा। जब मैंने 10th में 100% स्कोर किया तब टीचर्स ने मुझे बधाई दी और कहा कि नहीं ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा है। जब मैं टीचर बना तब मैंने इस चीज़ को फील भी किया कि टीचर को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, अनाप शनाप सवाल नहीं पूछने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ रही, और उसके बाद मैं मुखर्जी नगर आ गया। वही आप जानते हैं कि गांव में सब एक ही सपना होता है, अगर आपके पास ना ज़मीन है ना कुछ और करने को है, कि भैया सरकारी नौकरी लेनी है। शुरुआत होती है कि चलो आईएएस बन जाएंगे, आईएएस नहीं बने तो उससे छोटा पीसीएस बन जाएंगे, वो भी नहीं बने। लेकिन मैं ये सोच के आया था कि कुछ नहीं होगा तो मैं एमटीएस तो बन जाऊंगा। जो चपरासी की नौकरी होती है वो मैं कर लूँगा। 2012 की ये बात है। और जब मैं मुखर्जी नगर में आया और मैंने पढ़ना शुरू किया, पहली बार में आईएएस प्री भी दिया, निकल गया, उसके बाद मेंस दिया, और मैं एसएससी का एग्जाम दे ही रहा था, तो पहली बार में बिना किसी कोचिंग के मैंने सीजीएल निकाल दिया था। जबकि कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट टीसीएस में हो चुका था, तो एक वो नौकरी का भी मेरे पास कॉन्फिडेंस था। जो लोग आज ये कहते हैं कि यार नहीं बड़ी नौकरी करनी है, बड़ा ही कुछ करेंगे, वैसा कुछ होता नहीं है। वो बड़ी चीज़ भी छोटी छोटी सफलताओं से मिलकर बनती है। तो जहाँ जब जितना मौका मिला वहाँ मैंने पूरी फाइट की कि कॉलेज में अगर टीसीएस एक कंपनी आई है तो इसमें भी प्लेस होना है, एक नौकरी यहाँ से भी लेनी है। जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई उससे पहले सरकारी नौकरी मिल गई, फिर वो बैक टू बैक सरकारी नौकरियां मिलती रहीं, तो वो एक कॉन्फिडेंस की वजह बनती रही। अब नौकरी की ज्वाइनिंग में वक्त था तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़ाने में लोगों को मज़ा आने लगा, क्योंकि उस टाइम में मैथ्स के उतने टीचर थे भी नहीं मुखर्जी नगर में, ना उतनी किताबें थीं, और हमारी मैथ्स शुरू से ही बहुत अच्छी थी, तो हमारे लिए एसएससी की मैथ्स एकदम बच्चों जैसी थी। तो वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, एक किताब लिख दी। किताब लिखी तो लगा ऐसे कि अब तो हम ब्रह्मांड जीत लेंगे, हमारी किताब होगी हर जगह। क्योंकि जब ये सब वर्ड्स हम लोग नहीं जानते थे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको लोग कितने जानते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है, आपका नाम कितना है। अगर आपका नाम अच्छा है तो लोग आपकी किताब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं आपकी किताब कितनी भी अच्छी है लोग नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी फिर जब असफलता मिली, किताब उतनी चली नहीं, और लगातार मैं
कोशिश कर रहा था, पढ़ा रहा था, 2014, 15, 16 तक मैंने पढ़ाया। फिर मुझे लगा कि अब एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं हमेशा सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप ज़िंदगी में हार रहे हो, कभी भी, मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो और आप हार रहे हो, तो आपको एक ब्रेक लेना बनता है। या आप क्रिकेट खेलते हो बहुत, आपके आज 5 मैच है और आप 3 मैच हार रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। जीवन में जब भी आप असफल होते हो तो ब्रेक लेना जरूरी है, अगर आप एक जर्नी फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि हम जब चाहें तब जीरो से शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग, क्योंकि सही चीजें सही वक्त पर होंगे, वो लोग जिंदगी में हार जाते हैं जो सब्र नहीं रखते। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसपे पतझड़ के बाद पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो भीड़ को चीरते हुए अपनी मंजिल पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ। बस खुद पे भरोसा रखते हुए अगर हम मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, ब्रेक लिया थोड़े दिन सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में पहले से भी पता था, करने के बाद और पता लग गया कि ये अपना डेस्टिनेशन नहीं है, हमें तो कुछ और करना है। उसके बाद मैं दोबारा जब सरकारी नौकरी छोड़ के आया 2017 में, तब मैं वैसे ही था हालत जैसे आप बताते हो कि भाई खाने तक की स्थितियां बड़ी खराब थी, जबकि मैं ऑलरेडी कमा के कुछ कुछ कर चुका था, लेकिन फिर से वो स्थितियां आ गई। तब मैंने ये लाइन लिखी थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमेशा ऐसे वक्त आते रहेंगे, कभी आप ऊपर होंगे फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर होंगे थोड़ा नीचे। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सीधे ऐसे ग्राफ बनेगा, वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो आपको आदत पड़ जाती है, फिर हार स्वीकार करने की भी आदत पड़ जाती है। जैसे मैं अपने जीवन में इतना कुछ हो चुका हूं, इतना कुछ दर्द देख चुका हूं कि अब मुझे किसी दर्द से फर्क नहीं पड़ता, और अब फिर मजा भी आता है जिंदगी में, क्योंकि आपके डर खत्म हो जाते हैं। आपको पता है ऐसी चीजें तो पहले भी आई थी यार, ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मेरी क्लासेस मैथ्स विद अभिनय के नाम से थी। फिर जब मैंने दोबारा से शुरू की, मैंने कहा आप थोड़ा चेंज करते हैं वरना ऐसे लगेगा पहले ही है, तो फिर मैंने अभिनय मैथ्स किया। जैसे आप देखते होंगे कि आज कोई आईएएस की कोचिंग खोल रहा है तो उसका नाम हो जाएगा ऐसे दृष्टि आईएएस। मुझे वैसे इससे बड़ी शिकायत है कि आप अपने नाम के आगे ऐसे आईएएस कैसे लगा सकते हो। ये तो कोचिंग है, आप या तो पूरा लिखोगे दृष्टि आईएएस कोचिंग, या जो भी है संकल्प आईएएस। तो ऐसे हमने सोचा कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं और मैथ्स हमारी अच्छी है तो हम अभिनय मैथ्स लिख देते हैं। तो वहां एक छोटे से कमरे में जब मैं 20 बच्चे पढ़ा रहा था, तो वहां मेरे को एक बच्चे ने ये कहा कि जो आप बातें बता रहे हो, क्योंकि मैं तो कुछ महीनों के लिए मुखर्जी नगर से दूर हो गया था, तो नए नए बच्चे आए, तो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं एक रूम में पढ़ा रहा था, खुद स्टूल लगाने से लेकर के सब कुछ सेट करना, उसी कमरे में रहना, उसी में बच्चों को सुबह पढ़ाना। तो एक बच्चे ने तब मुझे कहा कि आप जो चीज़ें बता रहे हो वो कहीं नहीं है, आप अगर यूट्यूब पे डालोगे, आप वीडियो बना के डालोगे, उस टाइम यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था, आप वीडियो डालोगे, आप देखो, उन्होंने एक टीचर भी मुझे दिखाया कि इसके फेसबुक पे 10,000 व्यू हैं। मैं तो मतलब हैरान रह गया, 10,000 व्यू मिले यार फेसबुक पे किसी के आ रहे हैं। तो मुझे लगा हमारे नहीं आएंगे 10,000 व्यू, क्योंकि तो इतना पहले से कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो उस लड़के ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, हमसे बिना पूछे डाल दिया, और वो वीडियो मिलियन छुआ उस टाइम पे, और वहाँ से फिर वो ज़िंदगी बदल गई, एक अभिनय मैथ्स नाम आ गया। सर मैंने मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी ये बात जानते हो, ठीक है। आपने एक बड़ा पुण्य का काम किया हम सबके लिए, आपने पूरी मैथ फ्री में पढ़ाई थी उस टाइम पे, और वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी। आपके पास एक व्हाइट बोर्ड था, एक मार्कर था, और वही अभिनय मैथ का पढ़ाने का अंदाज तब भी था, वही अंदाज आज भी है। अंदाज नहीं बदला, गुरु नहीं बदला, लेकिन ये एक त्याग है सर, ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम लोग सोचते हैं कि यार हम किसी चीज़ में अच्छे हो गए थे, यार पैसा ले लें इस चीज़ का। आपके मन में वो भावना कैसे आई, या फिर ऐसे ही आ गई? नहीं, जैसे मैं तो खुद देखता था ना कि मैंने तैयारी की तो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उतनी अच्छी किताबें भी नहीं है, तो मेरा ये था कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने उस वक्त, लोग मुझे कहते थे कि यार तुम ना खत्म हो जाओगे ऐसे, तो मुझे कभी एक तो ये खत्म होने वाली बात नहीं लगी। मुझे लगा कि जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो मुझे इसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। आप देखो कि मैंने 2017 में वो नाम कमा लिया था कि उस नाम के मुझे बहुत मोटे पैसे मिलते थे, तो वो नाम मैंने बना दिया था। अब ये समझ कैसे आई थी उस टाइम, वैसे इतनी समझ थी नहीं कि भाई विराट कोहली उतना पैसा क्रिकेट से नहीं कमाता जितना स्टारडम से कमाता है, ये समझ मुझे उस वक्त नहीं थी। बट मेरा ये था कि हाँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चों का प्यार मिल रहा था ना, तो मजा आ रहा था बहुत। मैं रात के 3 बजे भी लाइव पढ़ाता था और बच्चे आ रहे हैं देखने, उनको अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं ना कि जब किसी की उम्मीद आपसे बन गई, तो वो अगर आप बहुत दिल के अच्छे हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, तो आप वो तोड़ोगे नहीं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, और मैंने कमिटमेंट कर दी। जब आप यूट्यूब पे आते हो, इतने सारे बच्चे देखते हो, तो आप जोश में तो होते हो, जोश में आप कितनी कमिटमेंट कर देते हो। मैंने भी वो कमिटमेंट कर दी कि मैं आपको पूरी मैथ्स फ्री पढ़ाऊंगा। फिर मेरा ये था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने ये चीज़ नहीं पूरी की तो मैं रात को सुकून से सो नहीं पाऊंगा। पैसा कमा के भी अगर सुकून ना मिले तो ऐसे पैसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल लूंगा कि संदीप महेश्वरी को आप देखिए कि उन्होंने 2012 में ये कह दिया था कि यार मैं मोटिवेशन या इस चैनल से पैसा नहीं कमाऊंगा।
मैं जब उनसे मिला, मैंने ये सारी चीज़ें जब बड़ी डिस्कस की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको रिग्रेट कभी होता है इस चीज़ का कि उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर वो इससे पैसा कमा लें तो वो फिर सुकून से सो नहीं पाएंगे। ये चीज़ है। तो हम अपने अगर उसूलों को ही तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं अपने बारे में, मुझे बड़ी एक बात लगती है कि यार एक तो रास्ते में वैसे ही बहुत बबूल हैं और ऊपर से अपने उसूल हैं। तो अगर उसूलों के खिलाफ जाके आप कोई काम करोगे तो आपको कभी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप लाख पैसा कमा लो, उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। जीवन उलझता जाएगा। आप जहां जाओगे 4 लोग कह देंगे यार इन्होंने ऐसा किया था, पूरा नहीं किया। आज मैं कहीं जाता हूं, आपसे मिला, आपने इतना प्यार दिया। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, सब इंस्पेक्टर किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, जब वो मिलने आते हैं और कहते हैं कि सर जब आप वो फ्री पढ़ा रहे थे हमने उस वक्त आपसे पढ़ा था, तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है। और इस चीज़ के सामने पैसा या कोई चीज़ मुझे लगता है कि नहीं टिकेगी। और रही बात पैसे की, तो वो भी मैंने कम कमाया नहीं है। उस टाइम देखिए दौर ऐसा था कि तमाम विदेशी कंपनियां आके भारत में निवेश कर रही थी, तो बह रही थी गंगा, हमने भी कुछ पानी पी लिया। सबसे सबसे महंगा कितना लिया है आपने, सबसे ज्यादा फीस? मतलब सबसे ज्यादा फीस तो ऐसे टुकड़ों में, जैसे फीस क्या है मैं आपको बस ऐसे बता सकता हूँ कि अलग अलग होती है। जैसे कि मैं सिर्फ आप ही के साथ काम करूंगा। आप अगर कल को एक ऐप बनाते हैं एजुकेशनल, तो मैं सिर्फ, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव होके काम करूं, तो इस चीज़ की मैं एक फीस लूंगा। मान लेते हैं आप मेरे को 6 साल के लिए जोड़ते हैं, तो ठीक है मैं 50-60 आपसे मांग लूंगा कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जिनके साल भी 5-7 साल काम किया उन सबसे ये फीस लिए। फिर ये हो जाता है कि भाई मैं, अगर आप कहेंगे कि आप मेरे ब्रांड की टी शर्ट पहनो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ठीक है इस चीज़ का पैसा है। फिर मैं आप कहूँगा कि जी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाने का पैसा चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत वो भी है। फ़ायदा हो जाता है ना। जैसे कि मैं कहीं गया, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया, आपका एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तब आपको बाकी टीचर्स को जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। आप बता देंगे यार मैं इसके लिए हमारे पास अभिनय शर्मा है, तो आप और टीचर्स को जोड़ पाएंगे। तो बेसिकली हम उस क्रेडिबिलिटी का ही एक पैसा लेते हैं जिससे कि आप अपने ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं। तो उस टाइम कंपनियों के पास था, वो बांट रही थी, उस लाइन में हम सबसे आगे लगे थे। तो मैं बता दूं, ये 50-60 लाख की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 50-60 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। सर अनअकैडमी में आपने काम किया और अभी शायद नहीं करते आप वहाँ पे काम? हाँ, अभी मतलब कुछ दिनों का बस और कोलेब्रेशन है, नवंबर तक, उसके बाद बस ठीक। अनअकैडमी में एक्सपीरियंस और उनके फाउंडर के साथ क्या रिलेशन रहा आपका? बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि अगर मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में तो गौरव मुंजाल, आप जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे दोस्तों में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इतने साल वहाँ पे बिताए हैं और आज भी मैं उन पलों को मिस करता हूँ। मतलब मैंने सब कुछ उनके यहाँ से ही बहुत कुछ सीखा है, उन लोगों से भी बहुत सीखा है। पहले सिखाया है, फिर वो बहुत बड़े बन गए तो उनसे सीखा भी है। सो अनअकैडमी ने आप पे केस भी किया था? हाँ, मतलब वो तो देखिए अब वो लीगल चीज़ें हैं कि अगर लीगली कहीं हम फॉल्ट पे हैं या गलती पे हैं और सामने वाला अगर कुछ डिमांड करता है, मैं ध्यान नहीं दे पाया। एक्चुअली हुआ था कि क्या था कि मैं उस टाइम पे विदेश चला गया था। अब उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब भाई विदेश में मज़े ले रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट भी काम नहीं, कुछ नहीं, तो भाई को पता नहीं चल रही। 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, तो सामने वाले को लगा कि मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ या उनकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अदरवाइज आई वॉज रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो मैं तैयारी था, जो भी सेटलमेंट। जब आप, जैसे आपने कहा कि आप कहीं जुड़ने का पैसा लेते हैं, तो जब आप कहीं से हटेंगे तो वो लोग भी तो पैसे की डिमांड करेंगे, तो वो भी कहीं गलत नहीं थे। तो उन्होंने भी की, मैं उस टाइम था नहीं, तो वो जो भी उनकी लीगल टीम को ठीक लगा उन्होंने किया। बट उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया जब मैं वापस लौटा था। सर आपने एक बात करी कि आप सब्र की बात कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल होगा, पतझड़ के बाद उसमें पत्ते आएंगे ही आएंगे। जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो ये सब सर एक बार टूट जाता है, एक वक्त के बाद टूटता है। शुरू में बहुत बहुत जोश होता है कि हम क्रैक कर देंगे, हम ही क्रैक करेंगे और कोई नहीं क्रैक कर पाएगा। फिर 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है। फिर मैंने जितना समझा है कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं रहता। उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं करी है टेक्निकल की, उसे इंटरव्यू देने से डर लगता है। और अब उसकी एक एज भी हो गई है क्योंकि कंपनियां चाह रही हैं फ्रेशर आएँ, एक्सपीरियंस वाले आएँ। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी घर में बैठ के कर रहा है या कोचिंग में जाके कर रहा है। सही समय पे निकलना भी एक ज़रूरी होता है कहीं से। इसके बारे में आप क्या गाइड करना देखो, चाहेंगे? जीवन में कुछ भी आप कर रहे हो, एंट्री और एग्जिट तो बहुत मायने रखता है। जो आप 1-2-3 साल की बात कर रहे हो, उसके बाद दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ जाती है ना, कि बेरोजगारी का भी अपना एक कंफर्ट होता है। आपको कोई चिंता नहीं है, आप 12 बजे जग रहे हैं, लेकिन ये जब आप प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद लोग, ऐसे कह सकता हूं मैं, कि कई बार बहुत अपाहिज भी हो जाते हैं, जो उस अपनी तैयारी के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते। उनको आदत पड़ जाती है किसी भी टाइम पे सोने जगने की, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन उनकी लाइफ में बचा नहीं। तो वो फिर उस वक्त तो उनको नौकरी ज्वाइन करना भी ना, कि अब आपने ये सरकारी नौकरी नहीं मिली, कुछ प्राइवेट काम कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आपको टारगेट तो बांधना पड़ेगा कि भाई मैं इतने टाइम में एग्जिट कर जाऊंगा और इतने टाइम में मैं मैक्सिमम जितना फायदा ले सकता हूँ या जितनी मैं मैक्सिमम मेहनत कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। जैसे मैं एक चीज मानता हूँ कि हार्डवर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे सिर्फ ये मायने नहीं रखेगा कि मैग्नीट्यूड आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और कई बार वो डायरेक्शन हम उन लोगों से ले रहे होते हैं जो 2-3 साल से खुद तैयारी कर रहे हैं। हम सही डायरेक्शन लेना नहीं चाहते, हम किसी सेलेक्टेड बच्चे से बात नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि नहीं यार हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। हम उससे पूछेंगे जो 2-3 साल से खुद तैयारी कर रहा है। तो अगर हमारी मंजिल डिसाइड है और हमने उसका एक रोड मैप बना रखा है कि ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पहुंचूंगा। देखिए जो बच्चे ना अचानक से एग्जाम दें फिर रिजल्ट देख के कहते हैं यार मेरा नहीं हुआ, तो उनके साथ तो ये दिक्कत है कि 3 साल लग गए। जो बच्चा हर महीने 2-4-5 मॉक दे के ये अपने आप को समय समय पर एवेलुएट कर ले रहा है कि भाई मेरी ये तैयारी इतनी हुई है, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, तो वो फिर इम्प्रूव करता है। तो जो लोग महीना दर महीना अपने आप को इवेल्युएट करके इंप्रूव करते रहते हैं उनको मिलती है सफलता। जैसे मैं कहूँ कि बहुत से बच्चे मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी में पढ़ाए लेकिन उनका नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आज मेट्रो में, वो हो सकता है उन्होंने सीपीओ का एग्जाम निकाल दिया, कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही देता है बच्चा। इतनी सारी सरकारी नौकरियां हैं। और मैं सरकारी नौकरी पे ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में ये एक बड़ा प्रज्वलित मुद्दा है कि हर आदमी ये करे कि नौकरी के पीछे मत भागो, उद्यम बनाओ, नौकरी देने वाले बनो। अगर सब लोग नौकरी देने वाले बनेंगे तो नौकरी लेगा कौन फिर? सब राजा बनेंगे तो प्रजा कौन रहेगी? प्रजा कौन? ये पता नहीं किसने इतना ऐसा फैला दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, आपको सिर्फ नौकरियां देनी है, सिर्फ नौकरियां देनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है, मेरी समझ में नहीं आता। एक बच्चा जिसके पिताजी पे कोई जमीन नहीं है, फार्मर है, किसी और के यहाँ नौकरी करते हैं 2-4-5 हजार की, वो बच्चा कैसे उद्यमी बनने के बारे में सोच भी सकता है? उसके लिए तो पहली सीढ़ी सरकारी नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने परिवार का बेसिक स्ट्रक्चर तो बदल सकता है, इतना तो कर सकता है कि खाने पीने में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और अगर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लेगा तो सरकारी तंत्र को चलाएगा कौन? आज देश भी तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, वो भी एक नौकरी है ही, सरकारी नौकरी है। तो पहले तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये सब फालतू की बकवास करना बंद करें कि यार उद्यमी बनो, नौकरी देने वाले बनो। जो नौकरी देने वाले बन सकते हैं ना वो सब बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं बन रहे, वो नौकरी कर लेंगे। जो नौकरी देने वाले जिसके अंदर एबिलिटी है वो नौकरी नहीं कर रहा है कहीं, वो तो बना ही रहा है नौकरियां। तो सब पे इस तरीके की चीजें ना थोपी जाए क्योंकि इससे बच्चा और डिमोटिवेटेड हो जाता है, यार मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूं, लोग तो नौकरी दे रहे हैं। सर कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको इतने अटेम्प्ट देने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भाई कहीं अपना प्लान बी देख लो? नहीं, जैसे क्या कि मान लेते हैं आपने 2 साल तय किया था, अब दूसरे साल में आपका रिजल्ट आया और आप 1 या 2 नंबर से रह गए, तो आपको पता लग जाता है कि यार थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अगर इस साल मैंने सुधार लिया तो मेरा हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपने पहली साल आप 50 नंबर से रह गए थे, दूसरे साल आप 55 से रह गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज अब मेरे लिए बनी नहीं है, मैं इसमें तरक्की नहीं कर पा रहा, जो मेरे पिछले साल हालात थे वही मेरे अभी भी हालात है, तब फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 13वीं मंजिल पे सफलता है और आप 11-12 सीढ़ियां तय कर चुके हो, तब फिर क्विट करना गलत होता है, क्योंकि कई बार हम उस पॉइंट से वापस आ जाते हैं जहां सफलता अगली सीढ़ी पे ही थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी के घर गए, उसने पूछा कि यार चाय लेंगे, आपका बड़ा मन भी है चाय पीने का, जैसे आपने मुझे पूछा, मैं तो झट से कह देता हूँ कि हाँ लूंगा चाय। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले ने एक और बार पूछा, आपने कहा ठीक है अभी थोड़ी देर में ले लेंगे, नहीं लेंगे। अब तीसरी बार उसने नहीं पूछा और आप यही सोच के बैठे थे कि आप पूछेगा तो हाँ कह देंगे। तो कई बार जिंदगी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ख्वाहिशें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार नहीं कहा था, एक बार और कह देता। तो अगर हम किसी भी चीज में घुसे हैं तो हम टॉप तक जाएंगे, अपना 100% एफर्ट लगा के आएंगे। जिस दिन आपको ये लग जाए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और मेरा नहीं हुआ, तो क्विट कर लेना चाहिए। और अगर नहीं हुआ और आपको लग रहा है यार मेरी कोशिश में कमी थी, शायद ये चीजें मैं कर लेता, मॉक टाइम पे दे देता तो मेरा हो जाता, या जो लड़की जिसने मेरी तैयारी खराब की, अगर ये ना होती तो मेरा हो जाता, तो फिर आपको तैयारी में बने रहना चाहिए। लड़की तो से ये एक बहुत सब्जेक्टिव मुद्दा है। लड़की से याद आया सर, आपके पास 18 से 24 का एज ग्रुप रहता है, ठीक है, तो लवेरिया की बीमारी काफी लोगों को होती होगी, तो कोई सजेशन उनके लिए? नहीं देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये सब चीजें क्या है कि आपके करियर में बाधक तो है, मैं तो ये 100% मानता हूं, या फिर आपके पास मेरे जैसी मैनेजमेंट स्किल हो क्योंकि इसमें मैनेजमेंट बहुत तगड़ा चाहिए। आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना आना चाहिए और आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप इतने डूब जा रहे हैं कि आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, आप तैयारी से भी दूर हट जाएंगे और एक दिन बेरोजगारी रह जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसी स्किल है तो ठीक है, यू कैन एंटर, क्योंकि हर चीज की एक अपनी उम्र होती है और जिस उम्र में जो मन कर रहा है कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप प्लान करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहूँगा दूर रहें तो अच्छा है, पहले सफल हो जाइए, फिर अपने आप ये सब चीज़ें भी अच्छी लगने लगेंगी। क्योंकि जब हालात खराब हों तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन ठीक नहीं है,
तो आप मालदीव चले जाइए उसे लेके, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मन ठीक है, सरकारी नौकरी मिल गई, 4 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 4 दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे चाय पी लीजिए, मजा आएगा, हंस हंस के आप बात करेंगे। तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कुछ हासिल करते हैं। आप बहुत लोगों को पढ़ाते हो अभिनव जी, तो ऐसा कुछ कभी होता है कि देख के लग जाता है इसका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, ऐसे बहुत लोगों को देख के लग जाता है, तो बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं कुछ ऑफलाइन क्लासेस में कॉमन देख के हो जाता है यार इसका तो। सिम्टम्स आप बताना चाहोगे, ये मुझे दिख जाता है? जैसे कोई बच्चा मतलब लग रहा है कि ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, और इसने कोशिश की, आंसर भले ही गलत बताया, लेकिन जब मैंने बताया तो इसको समझ में आ गया कि यार ठीक है, मैं अगला सही बताऊंगा। तो जो एक उत्साह होता है आगे बढ़ के आंसर्स बताने का, क्वेश्चंस बताने का, वो पता लग जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, मैंने कभी बच्चे को इससे जज नहीं किया ये क्लास में कितनी फालतू बात कर रहा है, शेरो शायरियां कर रहा है। मेरी क्लास में जो सबसे ज्यादा फालतू बात करता था, शेरो शायरियां करता था, उसकी खुद ही पहले 71 रैंक आई और उसके बाद 31 आई। तो इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाला पढ़ लेता है। मैं खुद उन्हीं बच्चों में से था जो लोग जिसको देख के बाहर सोचते थे ये कब पढ़ लेता होगा। चाहे वो गेट की रैंक की बात हो, मैंने हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। तो पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस होना जरूरी है। जिस वक्त आप पढ़ने बैठ रहे हो उस वक्त रहो, उस वक्त फिर दिमाग वहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस वक्त भी फोन चला रहे हो, आधा अधूरा पढ़ रहे हो, तो कुछ भी नहीं बात बनने वाली है। जिस वक्त जो काम करो उसमें पूरा एफर्ट लगा दो। एग्जाम्स की तैयारी में एक देखा है कि लोग लाइफस्टाइल मेंटेन करना भूल जाते हैं, यानी कि सोना भी टाइम से है, खाना भी टाइम से है, और मोस्टली लोग हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो उनको खाना भी ठीक नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट इफ़ेक्ट करती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ पे। और यूजुअली लोग छोटे शहरों या गांव से आकर बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते हैं। उनकी डेली रूटीन में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये 2-3 चीज़ें तो आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए? वो आपने बड़ी कमाल की बात पूछी। पता है ये हमारे देश में नहीं है। मैं देख रहा था एक बार, जब मैं यूएस की बात आपको बताता हूँ, वहाँ पे इस तरीके के भी कोर्स हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रूम, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, जो हम लोग इसको बहुत छोटी चीज समझते हैं। जब आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, 4 किताबें वहाँ पढ़ी हैं, आपका गंदा टॉवल वहाँ पड़ा है, आपकी निक्कर वहाँ पड़ी है ना, आपका कभी पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लगेगा। मन भी वैसे ही रहता है जैसा सराउंडिंग्स होती हैं। तो आप जिस कमरे में रह रहे हो, आपको ये सराउंडिंग्स सब कुछ बहुत डिसिप्लिन के साथ रखना है। और जो आपने सोने की बात की कि हम क्या करते हैं, मैं खुद ये गलती करता था कि रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम वाले दिन हम सोचते हैं कि रात को 12 बजे नींद आ जाए, वो आएगी नहीं, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। हमारी आदत ही सोने की है 3 से 10 तक, और पेपर है 9 से 10, तो हम तो उसमें नींद में ही रहेंगे। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाईएस्ट रैंक 300 कुछ थी। अगर शायद मैंने ये बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक की होती तो मैं रैंक टॉप 10 में भी ला सकता था, क्योंकि पेपर में सही में मेरा दिमाग काम नहीं करता था। ये चीज़ मुझे आज समझ में आती है। क्यों? क्योंकि मेरी आदत नहीं होती थी। तो पेपर से, भले ही आपकी अभी कैसी आदत है, पेपर से 1 महीने पहले तो आपको अपनी आदत बदल देनी चाहिए कि आपको टाइम से सोना है। अब मैं इस चीज़ का फायदा देखता हूँ कि जब आप 10-11 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे जगते हो, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहती है। और आप 3 बजे सो के भले 11 बजे जग जाओ, उतने घंटे की नींद ले लो, तो भी आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। और साइंस भी ये कहती है, मैं एक डॉक्टर से मिला था, एम्स के हैं सचिन, उन्होंने मुझे बताया कि जो 9 से 12 की नींद है रात को, वो 200 एफिशिएंट होती है, यानी कि 3 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर काम करती है। और आपने फील भी किया होगा, कई बार हम बहुत थके हों और 9 बजे ही गलती से सो जाएं और 11-12 बजे आंख खुलती है, कितना फ्रेश फील होता है। डबल काम करती है। और जो 12 से 3 वाली है वो सिर्फ 3 घंटे की काम करती है, और जो 3 से 6 वाली है वो सिर्फ 1.5 घंटे का काम करती है। और 6 के बाद वाली तो काउंट ही नहीं होती, उसका कोई फायदा नहीं है सोने का। और हम उसी टाइम में सो रहे हैं, लोग तो 6 बजे सो रहे हैं। एक्चुअली गांव से जब लोग आते हैं, कानपुर से आते हैं लड़कियां, उनको बाबू बोलने में बहुत मजा आता है। लड़के आते हैं गांव से, उन्नाव से आ रहे हैं, उनको क्या ना इस चीज में बड़ा मजा आता है। वो ये समझते हैं हम हाई फाई हो गए, रात को 2 बजे मैगी खा के स्टेटस लगा रहे हैं। इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इन सबसे आप अपने हेल्थ को ये बुलावा दे रहे हो। अभी तो आपकी उम्र 18, 22, 24 है। मैंने खुद भोगा है। हमें ये तक नहीं पता होता कि आज हम रूम में बंद पड़े हैं, धूप हमने कभी ली नहीं, विटामिन डी कम हो गया है, पूरे दिन आलस आता रहता है, ज़्यादा रात तक जगने से थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का अपना टाइम है, वो उसी हिसाब से वर्क करती है। लेकिन जब हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल थायराइड होगा ही होगा 24-25 साल के बाद। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ भी अच्छा खा ही नहीं रहा, हमें लगता है 20 रुपए के छोले भटूरे पेट भर लेते हैं। इन सब चीज़ों का आपकी स्टडी पे बहुत फर्क पड़ता है। अभी नहीं, आप 27-28 साल के हो जाएंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि आपके हालत क्या हो गए। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतना मेंटली भी फिट रहेंगे, दिमाग तब सही रहेगा। देखिए, दिमाग का ही तो गेम है कि हम कभी बहुत खुश फील कर लेते हैं, कभी हमें सब कुछ होने के बाद भी परेशानी लगती है, कभी अकाउंट में 100 करोड़ भी पड़े हैं फिर भी टेंशन है बिना मतलब की। क्यों है? आप देखिए, सीसीडी वाले मालिक ने सुसाइड किया, जबकि उनको लगता था कि वो खराब बिजनेसमैन है, 1000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस बना दिया। तो ये दिमाग का ही तो गेम था। हम लोग तो 40, 50, 100 करोड़, 150 करोड़ का अगर कोई बिजनेस बना देंगे तो हमें लगेगा बहुत सही बना दिया।
मुकास पांडे जी, जिनकी आईएएस में रैंक 13-14 आई थी शायद, उन्होंने सुसाइड किया कि भाई मैं एक अच्छा मतलब सफल इंसान नहीं बन पाया जीवन में, या मेरे साथ और जीवन में। तो सारा गेम दिमाग का है। अगर दिमाग ठीक है तो एक रिक्शे वाला 400 रुपये कमा के भी मुस्कुरा रहा है। तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि दिमाग को ठीक रखना है। दिमाग ठीक रहेगा तो आप कुछ भी पालेंगे, सब कुछ मिलता है यहाँ। कौन कहता है कि खुदा नहीं मिलेगा? खुदा भी मिलता है, बस ढूंढने की हद तक जाना पड़ता है। पहले आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं, फिर आपकी हैबिट्स आपको बनाती हैं। बिल्कुल। और मैंने एक रोमन सैनी जी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि आप लोग बहुत फालतू इधर उधर इन्वेस्ट करते हो, एक अच्छे तकिया में इन्वेस्ट करो ताकि आपको नींद अच्छी आए। एक अच्छे गद्दे में इन्वेस्ट करो, एक अच्छे जूतों में इन्वेस्ट करो ताकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर पोस्चर ठीक रहे। ये वो जब आईएएस की तैयारी करके उनकी भी रैंक शायद कुछ ऐसे ही आई थी, 14। हाँ 14 आई थी। और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बना के बोला था। उस दिन मुझे समझ में आया था कि जो लोग कर रहे हैं, देखिए जो लोग निकाल दे रहे हैं ना, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप रात भर जग रहे हो, अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपने शायद माइंड का फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पा रहे हो। तो ये बात तो है, बिल्कुल सही, आपने भी अच्छे से समझाई। एक बड़ा मैं आप कहूँगा जो आपने ये बात कही है, ये ना जनरली जैसे अब आपने कह दी, लोग ना मानते नहीं है। लोगों को लगता है कि जूते से क्या फ़र्क पड़ता होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जूते डिसाइड करते हैं कि आप चलने में कितना थकेंगे। बिल्कुल सही। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। मैं खुद जो हमारे जीवन के अनुभव हैं वही तो बताते हैं। हमने खुद ही उस फेज से गुजरे। हमें लगता था, मेरे जब एड़ी में दर्द होना शुरू किया, मैं बहुत थक जाता था, डॉक्टर ने कहा आप जूते बदला। अरे यार, जूते से एड़ी के दर्द का क्या मतलब है? पूरा मतलब है। आप खराब जूते पहन लीजिए, तो आपको जूते पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सही बात है। तकिया बहुत मायने रखता है कि जितना तकिया ना ही लगाएं तो बेहतर है। मैं तो कभी नहीं लगाता, बट ये तकिए वाली बात भी सही है, गद्दे वाली बात भी सही है। ये आपकी सुबह जगने के बाद एनर्जी डिसाइड करती हैं ये सारी चीजें, कि आप सुबह जग के कितना एनर्जेटिक फील करेंगे। क्योंकि जैसी आपकी स्लीप होगी, कई बार हम 1 घंटे सो के ऐसे लगता है कि हम कौन सी दुनिया में थे, पता ही नहीं रहता दिन है या रात है। जगने के बाद कई बार नहीं महसूस होता रात है या दिन है, यानी हमने इतनी बेहतर स्लीप ली है कि अब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और कई बार 8-9 घंटे सोने के बाद भी हल्की हल्की नींद में रहते हैं। तो नींद का बहुत बड़ा महत्व है। इसी को कहते हैं ना कि आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह मैं सोया, या फिर साउंड स्लीप या डीप स्लीप। साउंड स्लीप या डीप स्लीप तब होती है जब आपको सपने नहीं आते हैं। अगर आपको आपकी नींद में सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं है। तो आपको जब वो सबकॉन्शियस बंद हो गया है, वो शांत हो गया है, तो आपको नींद नहीं, अच्छी सपने इस लेवल के आ जाएं कि आप आलिया भट्ट के साथ घूम रहे हैं, तो समझ लो कि फिर आप बहुत ही गहरी नींद में हैं। क्योंकि ये सच तो नहीं हो सकता। वो रियल नॉर्मल सपने ही आ रहे हैं फालतू के, डेली के टेंशन के, तो आपकी नींद ठीक नहीं है। अभी सपनों की बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे नाग आते हैं, सपनों में सांप आने का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने जूतों की बात करी, आप कौन सी ब्रांड के जूते पहनते हैं? यार बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं मतलब ऐसा कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो मेरे पास नहीं है। मतलब मैं, हाँ, कलेक्शन है आपके पास शूज का लंबा? बहुत लंबा कलेक्शन। कितने शूज होंगे? 300-350 होंगे, पता नहीं, ज्यादा होंगे। तो 3-4 करोड़ का तो हो जाएगा। मतलब हैं सारे ब्रांड। वॉलमैन पेरिस के जूते मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, और बाकी गुची, बर्बरी, एलवी, और कौन कौन से ब्रांड होते हैं, ये पराडा, और 1-2 के तो मैं नाम ले नहीं पाता हूँ, सल्वाग्राटो, फेरागामो, ये सब। तो मतलब जितने भी आते हैं वो मैंने सब किए हैं। भले मैंने, लेकिन शुरू अपना जीवन जब किया था, बता दूं, तो मैंने गोल्ड स्टार से ही किया। मुझे अभी भी याद है, जूते फटे रहते थे। गांव के 7 के लड़के कितनी बार बोलते थे, अबे तेरे जूते फटे हैं, बदल दे, ये वो। पिताजी को भी कहा कभी ब्रांड के जूते, कह रहे बेटा नहीं, 12 क्लास तक ब्रांड के जूते नहीं पहनते, बदल जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। आप तो जानते हो, आप खुद उस माहौल में रहो कि हम लोगों को जूता हमेशा 1 नंबर बड़ा दिलाया गया, ऊपर से लंबा चलेगा। ये सब चीजें हमने भी झेली हैं कि लोग खूब टोकते भी थे कि खराब जूते, ये जूते, वो जूते। तो वो मैंने सारी चीजें कसक अपनी पूरी की हैं, और करनी भी चाहिए। आपके भी अगर सपने हैं, क्योंकि वो आपके सपने आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है। तो जो भी आपके मन में बात है वो सब पूरी करके जानिए। मुझे तो भैया मोक्ष चाहिए, तो मैं डिजायरलेस होना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो जाऊँ। सर, आपके अंदर ना एक बात है जो कि मतलब ज्योतिष में भी मैंने ये देखी है। ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर आपको पैसा दे रहा है ऊपर वाला, भगवान की मर्जी से सब हो रहा है, अगर आपको लक्ष्मी जी आ रही हैं और आप उसमें कंजूसी कर रहे हो, तो वो चली जाएंगी आपके पास। अच्छा। अगर आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने कपड़ों पे, अपने शौक पूरे करने में खर्च कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, वो लौट के वापस आएंगे। इसे कहते हैं कि लक्ष्मी रुकती नहीं है, टिकती नहीं, वो चली जाती हैं। लेकिन अगर आप कंजूसी कर रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, उसके बावजूद भी मैं 10-10 रुपए बचा के चलूंगा, तो ये नाशुक्री है। जो नाशुक्री करता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो मेरे ख्याल से आप वही एग्जाम्पल। मैं कभी नहीं, और मैं अपने लिए नहीं, मतलब मैं सबके लिए। जैसे मेरी माताजी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरी माताजी क्रिस्टन डियोर का बैग लेके चलती हैं। भले ही उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी, और वो हैं भी शौकीन, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ भी, भाई दुबई गया और माताजी आपके लिए ये लेके आया, मैं ये लेके आया, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है।
तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं, मेरे भाई बहन, मेरे आसपास रह रहे लोग सब भी वही ज़िंदगी जिए जो मैं जीता हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सर वो 500 करोड़ के फार्म हाउस का क्या राज है? अरे ये तो ऐसे ही किसी ने बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब फार्म हाउस तो मैं तो उसको मानता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छी ग्रीनरी लगा रखी है और रहने की व्यवस्था भी है, वो है। वैसे तो अब जमीन, आजकल तो लोग क्या है कि जो जमीन आपने लैंड ले ली उसकी बाउंड्री करा दी, वो भी फार्म हाउस है। तो ऐसे तो अपने हैं ही, बट जो मेन फार्म हाउस है तो वो ग्रेटर नोएडा में ही है, जहाँ पे हमने गाय भैंस भी रखी हुई हैं। अच्छा लगता है बड़ा, गाय माता को भी प्यार देना और जानवरों को, और फिर उनसे हमें दूध भी मिलता है, और सारी ऑर्गेनिक खेती भी है हमारी, सब कुछ अपना है। मतलब हमारी एवरीथिंग, जो मेन खेती है कि गेहूँ चावल ये सब तो जो थोड़ी दूर ज़मीन है उसमें है, बाकी जो यहाँ है पास में वहाँ सारी सब्जियाँ, गन्ना भी हमें लगता है कि गन्ना खाने का मन है तो हम थोड़े से एरिया में गन्ना भी करते हैं, भुट्टा भी करते हैं। अमरूद बहुत है हमारे फार्म हाउस पे, और भी बहुत सारे अंगूर, चीकू, नींबू बहुत अलग है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ खुद ही कि आप मार्केट का नींबू और हमारा नींबू यूज करेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा जो नींबू आ रहे हैं। तो ये सब में बड़ा मजा आता है छोटी छोटी चीज़ों में। सर आपने एक पूरा वो लाइफ देखी है, ठीक है, जिसमें एक टाइम था जब बहुत कम था और एक टाइम में जबकि आपके पास भगवान की दया से बहुत कुछ है। उस टाइम आप कितना काम करते थे और आज के अभिनय जी कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? यार काम तो पूरे टाइम जब जगह कुछ ना कुछ रहता ही है कि मम्मी ने कह दिया ये ले आओ, बट वैसा काम तो मैं अब तो ज़्यादा नहीं कर पाता, थोड़ा सा मेरा शरीर थक गया इतना। तो मैक्सिमम तो मैं 4 घंटे पढ़ा पाता हूँ एक दिन में, वैसे 2 घंटे की कोशिश करता हूँ, बट 4 घंटे तक पढ़ा। कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? नहीं, कुछ भी कभी मैंने कोई प्लान नहीं किया ऐसा, मैंने कोई ऐसे ध्यान नहीं दिया कि बहुत स्लीप अर्निंग हो, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। बस अपने आप रास्ते बनते गए, कुछ भी मतलब ऐसा प्लान करके या सोच के कभी नहीं किया कुछ, और आज भी नहीं। आज भी लगता है ठीक है, जिस दिन पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो ठीक है, पहले वाली लाइफ जीने में भी कोई बुराई नहीं है, किसी चीज से डर नहीं लगता। एक कहावत है कि हिज प्लान्स आर वे बिगर देन योर ड्रीम। आप जो सपने सोच रहे हो उससे बड़ा उसका प्लान है। तो कई बार हम सोचते हैं कि बस एक ये सरकारी बैंक की क्लर्क वाली नौकरी लग जाए, हाँ। मुझे 30,000 रुपए क्या बन जाए, पर वो हो नहीं रहा होता तो आप कोस रहे होते हो कि यार मेरी जिंदगी में ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा, पर उसने आपकी जिंदगी में क्या पता करोड़ों रुपए लिखे हो। बिल्कुल, कुछ बड़ा लिखा हो। हाँ। तो सोचो मत, अपने आप मिलता रहता है। जो रिजेक्शन भी होते हैं हमारी लाइफ में, वो भी कहीं और पहुंचाने के लिए होते हैं। कितने गवर्नमेंट जॉब वाले मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा होगी नहीं वो सरकारी नौकरी में हो जाता तो हम स्टेबल हो जाते। पर एक यहाँ पर इंडिया में एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी मतलब स्टेबिलिटी, और लोगों को अब एक नया बहाना भी मिल गया कि कोविड आया था तो सब लोग निकाल दिए गए, सरकारी नौकरी वाले नहीं निकाले गए। ठीक है, तो क्या ये मानसिकता ठीक है या फिर अब इसको बदलने की जरूरत है? ये तो गलत है। अब देखो, आप एक चीज बताओ यार, सरकारी नौकरी में आप 1 लाख रुपए सैलरी से, मैं मान लेता हूँ कि 12 लाख हो गई साल की, और 12 लाख में अगर हम 30 साल भी आप सरकारी नौकरी करते हो तो 3 करोड़ 60 लाख। और जहां आपको ये दिख रहा है कि आप 6 महीने में 3 करोड़ 60 लाख कर लोगे, तो फिर काहे की स्टेबिलिटी? वो पैसा तो आपके पास आ ही गया, फिर भी आप डाल दो बैंक में, एफडी करा दो, म्यूचुअल फंड, जो मर्जी करना है करा दो, आपको उतना पैसा आता रहेगा जितना आपको वहां से आ रहा था। तो अभी क्या है कि जैसे पैसे की वैल्यू बहुत गिरी है, बाहर निकल के पैसा कमाना सरकारी नौकरी लेने से ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, वो भी आसान है और आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। समय के साथ जिस हिसाब से महंगाइयाँ बढ़ी हैं और चीज़ें बढ़ी, सरकारी नौकरी में उतना इजाफा नहीं हुआ है, या सरकारी सैलरी में उतना इजाफा नहीं हुआ है, वो सरकारी सैलरी अभी भी उतनी है ही। तो अगर आप चाहते हो कि आपके थोड़े बहुत भी सपने ठीक ठाक है ना, तो वो सरकारी नौकरी में आप नहीं पूरा कर पाओगे। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी सीढ़ी है, पहले आप लो, अपने आप को प्रूव करो, समाज भी ये मानेगा, आप भी मानोगे, घर वाले भी मानेंगे कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ कर सकते हो। और दहेज भी अच्छा मिलता है सर? ऐसा मैंने तो लिया नहीं कभी, मैं तो जीरो डॉरी मैरिज की, बल्कि अपनी तरफ से जो पैसा लगाना था लगाया, तो मेरा दहेज में उतना यकीन है नहीं। तो मैंने तो कहीं देखा था, इंस्टाग्राम पे कहीं देख रहा था कि एक रेट कार्ड चल रहा है, अगर आप एक ग्रेड के ऑफिसर हो, IAS VCS, तो 2 करोड़ फिक्स है आपका। और ये यूपी बिहार साइड बहुत होता है। अब पता नहीं अभी भी होता है या नहीं। एक चीज बताता हूँ, आप देखो कि जो लड़की 2 करोड़ लेके आ रही है अपने साथ, हाँ। उसके पेरेंट्स का भी बहुत स्टैंडर्ड है, कोई लोन लेके तो 2 करोड़ देगा नहीं। अब वो तो ये सोच के आ रही है कि उसको 2 करोड़ में कोई बहुत बड़ा हीरा मिलने वाला है। अब जो लोग IAS हैं वो जानते हैं, मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ भाई, उनकी लाइफ बहुत लविश नहीं होती, वो तो सिस्टम में ही फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसकी ना अचानक से एक एक्सपेक्टेशन टूट जाती है यार, कि पापा तो मेरे मन की बात पहचान लेते थे कि क्या चाहिए, झट से आके गाड़ी खड़ी कर दी 30 लाख की, ये वो नहीं कर पा रहा है। तो आज उसकी बहुत बड़ी वजह ये डाइवोर्स और अलगाव भी है, कि जो आपने 2 करोड़ रुपए लेके तो आ गई, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है, लड़का वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो रिश्ते नहीं चल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत है, ये रेट लिस्ट और ये रेट कार्ड गलत है। पता नहीं अब चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप उसी डायरेक्शन में प्लान कर रहे हो। नहीं अभी तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी तो शादी भी नहीं हुई सर। कोई रिश्ता मिले तो बताइए। अरे नहीं जल्दी। और
अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका कंट्रोवर्सी से क्या प्यार है या कंट्रोवर्सी को आपसे प्यार है? नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, जैसे क्या ना कि समाज में कुछ गलत हुआ, अब लोग क्या चुप बैठे रहते हैं, सबको लगता है मेरे घर तो बिजली पानी ठीक आ रहा है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अब आप जब क्या होगा कि समाज में कुछ गलत होगा, कुछ भी चीज होगी, तो आप आगे बढ़ के बोलोगे, तो लोग उससे बचने के लिए कहते हैं कि जी ये कंट्रोवर्सी होगी, जबकि कंट्रोवर्सी नहीं है। जब आप सच के साथ खड़े रहते हो ना और सच के लिए लड़ाई करते हो, तो लोग उसका नाम आजकल देने लगे हैं कंट्रोवर्सी। वरना हमने बस एक ही काम किया कि जहां हमें कुछ गलत लगा, चाहे वो सरकारी सिस्टम में हो, बच्चों की नौकरियों में एसएससी नहीं, बहुत बार ऐसे अलग अलग तरीके निकाले लोगों को बाहर करने के, कभी यूएफएम ले आया, तो वहां हम बच्चों के लिए खड़े रहे। कोई संस्थान किसी को पैसे देके बुलवा रहा है कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, तो हम उन चीजों पे हमने उंगलियां उठाई कि हाँ बिल्कुल होता है, खूब हो रहा है। अब तो इतना हो गया कि इसको इतना बढ़ावा मिल गया कि लोग खुलेआम कर रहे हैं। अब आप बताइए गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हाँ, मतलब ये है कि जैसे मैं, आपका सिलेक्शन हुआ, मैंने आपसे सेटिंग कर ली कि यार मैं आपको 25 लाख रुपए दे दूंगा, 15 लाख रुपए आप ये बोल दीजिए कि हमारे यहाँ से पढ़ा है, जिससे क्या है कि क्रेडिबिलिटी बन जाएगी प्लेटफॉर्म की। अच्छा सर, तो ये मतलब सच में होता है कि कोचिंग ने पैसे दे दिए 15 लाख रुपए? हाँ, मतलब पहले भी होता होगा, बट इस बार क्या हो गया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन करा दिया। आपने एक, कराया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, उस टॉपर को अपने यहाँ बुलाया, तो उस टॉपर का दोस्त उसके सामने ये कह रहा है कि हमें इतने पैसे मिले, हमने तो आपसे कहा था, आपने ये डील की नहीं। उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया सीसीटीवी में, और उसके बाद उन्होंने वो चला दिया। तो जब हमें ये वेरीफाई हो गया कि ऐसा हुआ है, तो हमने भी आगे क्वेश्चन कर दिए भाई। पहले हमने नॉर्मली लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा नहीं किया, या सही से जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो हमने आके एक वीडियो बना दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है एक तरीके से। कि जहां हम आज ये सोचते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत अच्छा हो जाए, जहां पे लोग रिश्वत नहीं ले रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो और वहां हम पहले से ही बढ़ावा दे रहे हैं कि एक बच्चा सेलेक्ट हुआ और उसको हमने पैसे ऑफर कर देते। कि जब आप किसी को भी पैसे ऑफर करेंगे तो सामने वाला चूकेगा थोड़ी, वो तो ठीक है ले लेगा, लेकिन आप उसे गलत राह पे तो जा रहे हैं। शिक्षक का धर्म तो ये नहीं है ना। तो अगर आप शिक्षक हैं, आज ये हो गया है कि शिक्षा, जबकि हमारे देश में व्यवसाय नहीं है, बट इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो जाना कि गलत चीजों का इस्तेमाल करना फायदे लेने के लिए। जैसे आप मान लेते कि मैंने ये कर दिया, अब लोगों को लगेगा अरे इनका तो रैंक 1 आ रहा है, चलो इनसे ही पढ़ना है। आप फिर उस चीज को प्रमोट करके उससे और ज्यादा पैसा बना रहे हैं, 15 लाख का 15 करोड़ बना रहे हैं। तो ये गलत है। मैं ये कहता हूं कि अपना हित सोचने का सबको हक है और सोचना भी चाहिए, लेकिन किसी का अहित करके नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के नहीं, कुछ गलत करके अपना सही सोचना गलत। तो ये जो शिक्षक बिजनेसमैन है, ये उनके थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बिजनेस भी तो चलाना है, बिजनेस के लिए हम प्रचार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इस तरह की भी मार्केटिंग। ये मार्केटिंग गलत है। आप मार्केटिंग अच्छा पढ़ा के, आज यूट्यूब इतना बड़ा जरिया है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और जो बच्चा कोई सेलेक्ट होता है, जब आप उसका इंटरव्यू लेते हैं, वो अपने आप ये सब चीजें बताते हैं, कहीं और भी जाते हैं। जैसे मैं खुद कितने बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले पाता, अब तो मैंने बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे पास पेपर की कटिंग आती है कि किसी बच्चे ने न्यूज मैं इंटरव्यू दिया, वहां मेरा जिक्र किया कि मुझे अभिनय शर्मा से इतना सपोर्ट मिला। तो ये चीज हमें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है और बहुत खुशी देती है, बट इससे ये बहुत गलत हो गया। इससे क्या होगा कि बच्चे, अब जिसको पता है कि अभी 15 लाख 50 लाख पहुंच गए, तो तभी तो लोग गलत करने पे मजबूर होते हैं। अब वो ये देखेगा कि यार क्या रैंक 1 लाने के लिए मैं कुछ और जुगाड़ कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, क्या पता 50 लाख रुपए कहीं रिश्वत देके मेरी रैंक 1 आ जाए, तो वो गलत साधन ढूंढेगा। तो हम तो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में रिश्वत अभी भी चल रही है? जैसा लोग बताते हैं, अभी मैं वेरीफाई तो उतना नहीं कर पाया हूँ, बट चल तो रही है जितना वेरीफाई कर पाया हूँ। जैसे 2017 में आपने देखा था कि एक बार पेपर आउट हुआ था, तो उस चीज में मैं पेपर तो बहुत आउट सुने मैंने कि ये आउट हो गया, वो आउट हो गया। हाँ, तो उन्हीं सब चीजों पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, लोगों से जवाब मांगते हैं। आप खुद देखिए कि मैं सिर्फ एसएससी के एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, और हालत ये है कि अगर बीएड का पेपर भी आउट हो जाए, तो सबसे पहले मेरे को स्टूडेंट मैसेज करके कहते हैं कि आप ट्विटर पे कैंपेन करो, ये हुआ है। तो लोगों का वो भरोसा हम पे कायम है। तो उसी चीज में फिर क्या होता है कि सरकार से भी सवाल पूछने पड़ते हैं। अब मीडिया नहीं पूछ रहा है तो हमें पूछने पड़ते हैं, सबको टैग करके कहना पड़ता है कि भाई ये है। और अब ऐसा हो भी गया है कि लोग फिर हमें जवाब भी देते हैं। मैंने कई बार रेलवे को टैग करके सवाल पूछा, तो रेलवे का जवाब आया कि हम ये चीज कर रहे हैं। आप देखिए कि मैंने मोदी सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे वीडियोज बनाए कि ये गलत हो रहा है सिस्टम में, ये ठीक। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी मुझे धमकाने की कोशिश की, उन्होंने उस चीज पे काम करा और ये माना कि जहां हम गलत हैं हम उसे सही करेंगे। किसी और ने धमकाया आपको कभी? नहीं, मुझे ऐसा आज तक तो कभी कुछ नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन तो रही कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ नहीं। तो आपने जैसे बात करी कि पैसे मिलते हैं, आप जैसा कोई स्टूडेंट हो जो 5-5 एग्जाम क्लियर कर दे, तो वो तो अपना एक साइड बिजनेस बना सकता है इस चीज को। हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ। अब एक बार, इस बार पैसे मिल गए, अब अगली बार बच्चा फिर दोबारा पेपर देगा। या फिर मान लेते हैं उसकी रैंक 4 आ गई, तो आपको नहीं लगता कि वो दोबारा अगले साल फिर सीट खराब करेगा कि यार एक रैंक आनी चाहिए, क्योंकि एक रैंक पे ही पैसा मिलता है। तो हम गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और हमेशा उठाते रहेंगे। मतलब गलत होगा
तो सबसे पहली आवाज हमारी उठेगी। और हमारा जो अंदाज है वो थोड़ा रोस्टिंग वाला है कि हम बहुत बुरी तरीके से धोते हैं, तो वो लोग फिर कह देते हैं कि यार ये कंट्रोवर्सी हो गई। अब अगर डेमोक्रेसी देश में है तो सवाल उठाने वाले लोग होंगे, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो सच का साथ देने की बात है, झूठ पे बोलने की बात है। आपकी कंट्रोवर्सी टीचर्स के साथ भी होती है? हाँ, टीचर्स और नॉर्मल लोगों के साथ भी हो जाती है, ऐसा नहीं। तो टीचर्स कोई के साथ। इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप? जैसे एक तो यही इंसिडेंस था जिसमें हमने आवाज उठाई तो लोगों को लगा कि हमारी धोती खुल गई और ये गलत है, और वो जवाब नहीं दे पाए। वो फिर पर्सनल होकर हमसे बात करने लगे कि तुम तो रोज कपड़े बदलते हो, तुम्हें क्या, ये वो लोग भटका दिया लोगों ने वो मुद्दा। उस पर जवाब आया ही नहीं सही तरीके से कि ऐसा हुआ है। ना उस टॉपर का आज तक जवाब आया, ना उन लोगों का ठीक से जवाब आया जिन्होंने पैसे दिए थे। तो टीचर्स से भी हो जाती है। टीचर्स से कई बार इस चीज पे भी हो जाती है कि मैं ये मानता हूँ कि इम्पल्सिव बाइंग मत करो, जबरदस्ती कोर्स मत बेचो। अगर किसी बच्चे को ठीक लगता है तो वो ले लेगा। अब जैसे आप ही हो, आपका एस्ट्रोलॉजी है और आप किसी को ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी तभी सुधरेगी जब तुम मेरा कोर्स लोगे, तो ये गलत होगा। आप ये कह सकते हो कि भाई आपकी जीपीएस मैप बना के मैं दे दूंगा जिस पे आपको चलना है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, बीच बीच में बता दूंगा यहाँ पे जाम है, तो ठीक है। इम्पल्सिव बाइंग। तो कई बार जब लोग इस तरीके का गलत करते हैं तो हम बीच में आके बोल देते हैं कि ये गलत है, मजाकिया अंदाज में बोल दिया। आपको कोई ऐसा लगता है कि मतलब ये टीचर या ये इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है? बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं धीरे से, बट वो आ नहीं पाते उभर के फिर। क्योंकि जो गलत तरीके से काम कर रहा है, जिसकी पीआर बहुत ज़्यादा है, आज देश में पीआर का ज़माना है, जिसकी पीआर बहुत ज़्यादा है, जो 7 कैमरा लेके चल रहा है, 2-2 3-3 4-4, तो उसके बारे में पता लग जाता है। लेकिन जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता लग पाता। जैसे आप देख लीजिए कि इतने सारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, लेकिन नहीं, लोगों को पता चलते थे, सोशल मीडिया नहीं था। बट आज अगर उतने अच्छे काम ना भी हो रहे हैं या उतने अच्छे हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हम लोगों को पता जल्दी चल जाते हैं कि ये हो गया। सर फिजिक्स वाला से क्या लेना देना आपका? मेरा लेना देना मतलब कुछ भी ऐसा तो लेना देना नहीं है, बट ये हाँ जरूर है कि उन्होंने अभी एक अपनी वीडियो में कहा था रिसेंटली कि मैं अपने शुरुआत के दिनों में अभिनय शर्मा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे। क्योंकि जब मैं जिस वक्त कर रहा था उस वक्त लोग शुरू ही कर रहे थे, मेरे बाद ही बहुत लोगों ने शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने एक बार मुझे मेल भी किया था और मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि मैं वो मेल उस वक्त नहीं पढ़ पाई, क्योंकि हमारे लिए मेल कोई इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। क्या था उस मेल में? यही उन्होंने लिखा था कि वो मिलना चाहते हैं और बड़ा अप्रिशिएशन उन्होंने भेजा था, बड़ा प्यार उस मेल में भेजा था, बहुत तारीफ की बहुत थी। पुरानी बात होगी, 10 साल ये नहीं 10 साल नहीं, अभी 2019 की बात है। अच्छा। तो वो मैंने देखा अभी 2022 में। मैं अचानक से ऐसे ही मैंने सर्च किया उनका नाम, तो वो मेरे मेल में आ गया। तो वो मेरी गलती है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। फिर मिले कभी आप? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। वो अभी जो मैं वीडियो बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा है, वो भी अभी रिसेंट की वीडियो है उनकी। तो जैसे आप आजकल शेयर मार्केट में बहुत एक्टिव हैं, ठीक है? अरे मैं नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुआ। तो कितने शेयर मार्केट के कुछ बताइए। और आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि सर एक ये बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे हमने कई सारे वीडियो देख लिए हैं जिसमें ग्रीन होता चला जा रहा है। 10% हर दिन के 5-5 10-10 हज़ार रुपए लोग कमा रहे हैं। वो कई बार फेक होता है वो, बट स्टूडेंट हो जाते हैं वो कि यार कम से कम घर का खर्चा क्या पता आप निकाल एकदम लेगा। सही कह रहे हैं। और मेरे पास ऐसे तमाम स्टूडेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा डुबो दिया स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन में बेसिकली। बाकी में तो कहीं नहीं डूबता, ऑप्शन में ही डूबता है। वैसे गुरुजी भी उनके कुछ कम नहीं है। हाँ मतलब मैंने भी बहुत मजा लिया और बहुत पैसा कमाया भी और बहुत सारा पैसा डुबोया भी। और मैंने क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि इनिशियल फेज में ही आप बहुत मोटा पैसा कमा लो, 1 महीने में ही आपका आ रहा है जी 80-90 लाख 1 करोड़, तो आपको लगता है कि आप तो राजा हो। भले आपको नॉलेज नहीं थी तब आपने इतना कमा लिया। जैसे कई बार जब हम पहला अटेम्प्ट देते हैं और हमारी तैयारी नहीं होती, लेकिन नंबर 110 आ गए दोस्तों, हमें लगता है बिना तैयारी के 110 आ गए, अगले साल तो झंडे गाड़ दूंगा। और कई बार पता चलता है कि हम 10 नंबर भी नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि जो 110 आए थे वो हमारे पूरे जीवन की मेहनत थी जिसमें हम वहां तक पहुंच पाए थे। तो वो मेरे साथ भी हुआ। तो मेरा भी मतलब ऐसा है इसमें कि जिसके पास बहुत पैसा है वो तो करे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि डूबने का भी गम नहीं होता, और उसके पास क्या है, रिस्क कैपेसिटी है कि वो रिस्क ले सकता है, तो वो बहुत देर तक टिका रहता है, जिससे कि वो प्रॉफिट बना पाता है। लेकिन अगर आपकी ये एबिलिटी नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, और आपके पास पैसा भी लिमिटेड है और आप इसको सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, तो ये आपको कभी फायदा नहीं देगा। ये साइड ऑफ ये सर सोर्स ये ऑफ इनकम आप बात बहुत सही कह रहे हैं। और जैसे मेरे भी कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल लेके बच्चे आते हैं 20 साल 18 साल के लोग, इनका क्वेश्चन है कि क्या मेरा शेयर मार्केट में करियर बनेगा। मेरे हिसाब से पहले करियर आपका कुछ और बनता है, शेयर मार्केट बाय प्रोडक्ट बनता है। हाँ, मतलब ये सेकेंडरी है, सेकंड फेज ऑफ लाइफ है बेसिकली। ये क्योंकि स्पेकुलेशन का काम है आपका। आप ही ने कहा आपने कमाया भी गंवाया भी, सबके साथ होता है, ये कोई ऐसी बहुत रेयर बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और लोगों को लगता है कि हमारे पास 10,000 हम इससे शुरू करेंगे और झुनझुन वाला एक तरह
हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। मतलब लोग गलतफहमी बहुत पाल लेते हैं, वो सोचते हैं 10 के 20, 20 के 30 और 5 करोड़ 10 करोड़ के ख्वाबों में जीने लगते हैं। शेयर मार्केट ही जैसे मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ है कि आपके पास कैपिटल मोटा होगा तभी वो प्रॉफिट समझ में आएगा आपके पास। आपके 10 का कितना कर लोगे? 10,000 का 20,000 बना लोगे, वो भी बहुत मुश्किल है। वो भी तो 20,000 100% और वो रिटर्न भी मिलता क्या है। है नहीं, और वो 20,000 जो आप बनाने की बात करें कि वो तुक्का है, वो महीने में एक बार लगेगा या 2 बार लगेगा। बाकी तो अगर 10 का 20 बनाने के लिए रुके रहे तो हो सकता है 10 का 0 भी हो जाए। आपको अगर एक दिन में 10% भी मिल रहा है तो ये भी बड़ी चीज है। एक दिन में 10%, आप एफडी में 7.5% साल में मिलता है, लेकिन लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो वो एक दिन में 100% सोचते हैं कि 10 का 20 हो जाए। तो ये गलत फहमी है वो। तो सर जैसे मैंने आपसे पूछा ना, कंट्रोवर्सीज आपके पास आ जाती हैं और आप करते भी हो, और एक अच्छी बात भी, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर सब ये सोचेंगे कि भगत सिंह बस मेरे घर में ना हो, बगल के घर में हो, तो ये देश कैसे चलेगा। आपने कंट्रोवर्सीज खूब की। आपकी कंट्रोवर्सी एक रेलवे वाली बड़ी फेमस है, ठीक है, जिसमें आपने हुआ, उसमें काफ़ी टीचर्स थे आपके साथ, उनको FIR हुई, आप बच गए। इसके पीछे क्या जुगाड़? नहीं, हम मतलब उस टाइम सारी चीज़ें करते थे। जैसे SSC की मैं इससे पहले बात कर लेता हूँ, तो मैंने बहुत सरकार के खिलाफ सीधे लाइव किए। अगर आपको याद हो कि एक बार मोदी जी का वीडियो डिसलाइक हुआ था, उसमें हम थे। ट्विटर पे 70 मिलियन ट्वीट हुए वर्ल्ड वाइड। वो हमने इंस्टेंट स्टार्ट किया एक आंदोलन। 6:30 बजे डिसाइड हुआ, 7 बजे मैंने वीडियो बना दिया। तो उस टाइम मैं लाइव वीडियो बनाता था और 85,000 90,000 लोग लाइव रहते थे देखने के लिए। और आप सोचिए कि उस दौरान अपने शब्दों को इस तरीके से रख पाना कि ये ना लगे कि हम सामने वाले को जलील या बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं करा। मैंने मोदी जी से भी डायरेक्ट सवाल पूछे या किया कि भाई शिक्षा में ये सब चीज़ें क्यों हैं। भले ही वो नहीं देख रहे, बट सिस्टम का मालिक तो राजा ही है, हम उसी से शिकायत करेंगे। बट मेरी शब्दों की मर्यादा रही। मैंने कभी नाम को गलत तरीके से बोलना या गाली देना, किसी भी तरीके की गाली देना, वो मैंने कभी नहीं किया। वो मेरे इथिकल वैल्यूज में ही नहीं है। तो शायद मुझे ये एक बहुत बड़ी वजह लगती है कि मैंने ना तो किसी हिंसा करने के लिए बच्चों को उकसाया, ना कभी खराब तरीके से बोलने के लिए उकसाया। शायद इसीलिए मैं बचा रहा, चाहे वो रेलवे आंदोलन हो या SSC वाला। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। मैं रात के 11 बजे कहीं गया हुआ था, कार चला रहा था, और एक न्यूज आती है कि इतने सारे टीचर्स के खिलाफ FIR हो रही है। मैं जब वो पढ़ रहा था तब भी मुझे था कि मेरा नाम इसमें कहाँ है, बट वो नहीं था। शायद मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जहाँ ये FIR लिखी जा रही थी और जो लिख रहा था, कहीं हो सकता है कि मेरा स्टूडेंट रहा हो, ऐसा हो सकता है। या कुछ भगवान की कृपा रही कि जिसने बता दिया कि आप इसी अंदाज में करेंगे तो ठीक है, अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो सरकार आपको नहीं बख्शेगी। और रेलवे में अभी भी दिक्कत चल रही है। 2019 की वैकेंसी अभी तक ठीक तरीके से नहीं फिल हो पाई। 2024 आने वाला है। तो रेलवे, जहां आप समझते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी पैदा होती हैं रेलवे के अंदर, क्योंकि नए नए स्टेशन बन रहे हैं, और वहां पे लोगों को एक होप होती है कि यार मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल की लगे। मैं स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा, D ग्रेड C ग्रेड कोई भी लग जाएगी। और वो रेलवे अगर नौकरी नहीं निकालेगा तो एक कितना बड़ा तबका है जो अपने परिवार को दबा के बैठा है, ना उसकी शादी हो पा रही है, उसकी जिंदगी रुकी हुई है इसके चलते। सर ऐसा होता क्यों है कि मतलब 2019 के पेपर का रिजल्ट 24 में आ रहा है? मतलब यही है कि जैसे वैकेंसी निकाल दी जोश में उस वक्त, जैसे अब फायदा लेना है, वोट लेना है, तो सरकारें क्या करती हैं कि अच्छा, उस वक्त ओके। तो इन्होंने कर दिया, फिर इनको लगा कि अब 2 साल तो कट गए, अब अगला चुनाव आ रहा है तो उसी में भर लेंगे। ओके। ये इनके पीछे इंटेंशन रहती है, बट गलत है। मैं सोचता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी सोच रख रहे हो, आज हम लोग कहते हैं कि मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, तो शायद मोदी जी यही सोच के वैकेंसी भर जाती कि 2024 में तो मैं और नए 150 स्टेशनों की घोषणा करूंगा, तो वहां वैकेंसी डाल देंगे। देश चलाने की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही है। सर सरकारी नौकरी का फ्यूचर क्या है? क्या ये बचेंगी या सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा? नहीं, बचेंगे ऐसा तो नहीं, और बचना चाहिए भी। प्राइवेट चीजें तो पहले से ऑलरेडी बहुत हैं। ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट नौकरी पहले से नहीं है, या प्राइवेट में कोई काम नहीं कर रहा। पहले से भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें सरकार में है वो तो सरकारी तरीके से ही चलें तो बेहतर है। हम ये सोचते हैं कि प्राइवेट वाले ज्यादा अच्छी चीजें चला पा रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि सरकार ने प्राइवेट सिस्टम से हार मान ली। आप क्यों नहीं चला सकते? आप वो सिस्टम क्यों नहीं बना सकते जो प्राइवेट वाला बंदा बना रहा है? आप तो उससे अच्छा बना सकते हो। आप सरकार हो, आप राजा हो। तो ये अगर किसी भी सरकारी चीज को बेच के प्राइवेट करना सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट धन ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता है ये सरकार की विफलता है कि सरकार ये मान रही है कि हम नाकाम हैं। तो फिर क्या जरूरत है कि 545 MPG हो? आप बताइए, जब आपको कुछ चलाना ही नहीं है, जब रेल अपनी रहेगी तो रेल मंत्री की कहाँ जरूरत रहेगी? तो बेरोजगारी तो इनके यहाँ भी बढ़ेगी फिर। तो मुझे लगता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और करेंगे भी। जैसे सर मैं कानपुर से में है, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो अभी पिछले 2 साल की बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये बोल दिया गया कि या तो आप VRS ले लो या तो हम आपको निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब
प्राइवेट हो गई। और ऐसा हम देख रहे हैं रेलवे में भी अब प्राइवेट ट्रेन चलने लग गई हैं, एलआईसी भी अब उसके शेयर बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी ये प्रश्न आ रहा है कि यार क्या करेंगे, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए बात क्या है ना कि पुराने लोगों ने हम्म, सोशल मीडिया उतना नहीं था, मीडिया उतना नहीं था, तो पुराने लोगों ने सरकारी तंत्र चलाने में खराब तो की ये चीजें, और उसी का नतीजा है कि आज सरकार इस हालात पे आ गई कि उसको बेचना पड़ रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर सही चल रही होती, प्रॉफिटेबल होती, तो शायद सरकार नहीं बेचती। लेकिन सरकार को बेचना एक ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, ये तो लूट काटने वाली बात हो गई। आपको ये है कि जो उसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, जो लोग उसे नहीं चला पा रहे, आप प्राइवेट से अच्छे लोग ला करके पकड़ के वहां बिठा दीजिए। आपने तो अब ये लेटरल एंट्री वगैरह भी शुरू कर दी है। आप जाइए देखिए प्राइवेट में कि भाई आपने किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ या किसी को भी बोला कि यार हमें आपकी टीम से 10 बंदे चाहिए इस सिस्टम को चलाने के लिए, आपको तो मना नहीं करेंगे और वो सिस्टम भी बढ़िया चलेगा। तो बेचना एक सोल्यूशन नहीं है कि कोई चीज अच्छी नहीं चल रही, पहले से खराब थी, अब मान लेते हैं दादाजी का पुराना मकान था, उन्होंने सही नहीं कराया, वो और खराब होता चला गया, तो ठीक है। ये नहीं है कि इसको बेच के आगे निकल लेते हैं, इस पैसे का मजा ले लेते हैं, हम उसको ठीक भी तो करा सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स की बात करी, हमने बात करी कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपकी एक अच्छी नींद होनी चाहिए। बाकी अगर आप 2 अटेम्प्ट आपने दिए, आप 50 25 60 मार्क्स से छूट रहे हो तो भाई छोड़ो, कुछ और चीज़ के लिए बने हो, कुछ और कर लो। बट अगर आप एक 2 मार्क्स से छूट रहे हो, यानी कि आपके पास पोटेंशियल तो है, थोड़ा सा पुश और चाहिए और थोड़ा सा ग्रहों का आपको वो भी चाहिए सहारा, तो आपका निकल जाएगा। हमने लव एरिया की भी बात करी, आपने कहा कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो गलत है। लेकिन क्या करें, हम मैं भी कितना भी समझा लूँ, आप भी समझा लें, आपके ऊपर के लोग भी समझा लें, पर ये कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं, हो जाती है गर्म खून में। एक चीज़ है जो कि क्वेश्चन आता है कि 2 लोग रिलेशनशिप में, अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और स्टूडेंट हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सपना है कि हम भी ऑफिसर बनेंगे, आप भी ऑफिसर बनोगे, पर अभी तक ऑफिसर नहीं बन पाए। ये भी है कि यार इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट इसको बुरा भी नहीं लगने देना है कि इसको हम ऐसा भी नहीं कह सकते भाई तुम जाओ, मुझे अपना काम कर लेने दो। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये तो मुझे लगता है स्टूडेंट में नहीं है, ये उनके आगे जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी है। सबके अंदर भी है। कई बार हम ना रिश्तों को ढोते रहते हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं, 3 4 साल आप नहीं समझ पाए, 1 साल आपको लगा कि शायद चीजें बदल जाएंगी, ठीक हो जाएगी ये या ठीक हो जाएगा ये, फिर हम ढोते रहते हैं और फिर एक मेंटली प्रेशर हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार अब तो मेरा 4 साल का रिश्ता है, इसको कैसे छोड़ूं। मैं इस चीज को गलत मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई डिसीजन आपसे गलत हो गया, किसी से भी हो सकता है, तो जिंदगी में यू टर्न हमेशा अवेलेबल है। ये नहीं कहूंगा कि तुरंत लौट लो, क्योंकि यू टर्न तुरंत नहीं मिलता। अगर तुरंत लौटोगे तो रॉन्ग आना पड़ेगा, पकड़े जाओगे, चालान कटेगा। लेकिन थोड़ा और गलत चलना पड़ता है। तो किसी रिश्ते को ढोना नहीं चाहिए। और आज जो रिश्ते नहीं चला पा रहे, मैं उन लोगों के लिए भी सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि हम ना एक दूसरे की स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। हम अब ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए तो अब मेरा पैर इसके पैर से बन जाए। आप सोचिए कि 2 लोगों के पैर अगर बन जाएंगे तो कैसे तेज चल पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये एक दूसरे की स्वतंत्रता को बरकरार रखना पड़ेगा। हमें अपनी इंटरफेरेंस उतनी ही रखनी पड़ेगी जितनी जरूरी है। जब हम हावी होने लगते हैं और बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं कि अब तो मेरे हिसाब से सब कुछ चले, तो वो फिर रिश्ता ढह जाता है। उसी रिश्ते में लड़ाइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल ये छत है, 4 पिलर्स पे टिकी हुई है। इन चारों पिलर्स में बहुत प्रेम है, इसीलिए टिकी हुई है। लेकिन ये इतना प्रेम कर लें कि एक दूसरे के पास आके खड़े हो जाएं चारों एक ही कोने में, तो ये टिक पाएगी नहीं। तो हर रिश्ते में, हर प्रेम में एक दूरी होना भी जरूरी है। वो हम नहीं रख पाते, हम बहुत हावी होने लगते हैं, और वही वजह है कि फिर हम रिश्ते में फंस जाते हैं और फिर उसको ढोते भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार हम नहीं समझ पाए कि हमारा पार्टनर ये हमारे हिसाब से कंपेटेबल है नहीं, तो ढोना क्यों है, ठीक है अलग हो जाते हैं, आराम से अलग हो जाते हैं। लड़का कई बार इस चीज को बड़ा ईगो पे ले लेता है, लड़की अलग होनी भी चाहती है, तो लड़का कहता है कैसे तुम अलग हो जाओगे। लड़का तो इस हद तक गुजर जाता है कि हम तो तुम्हारा डाइवोर्स करा देंगे, उसको बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं लड़कों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि ठीक है, जहां तक साथ था, जहां तक साथ थे, बहुत अच्छा था। अब अगर साथ नहीं चल सकते तो ठीक है, अलग अलग रास्तों पे चलें, बट रिश्ते को उस मोड़ पे आके खत्म करें कि कभी जिंदगी में अगर मुकाबला हो तो मुस्कुराते हुए हो। ये नहीं कि यार इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। तो अभिनव जी, आप एक स्टूडेंट भी रहे जिसने गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया, आप एक टीचर भी बने जिन्होंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। आपको अंदर की बातें भी पता हैं, आपको बाहर की बातें पता हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ खुद भी आपने देखी है और आप अभी भी देखते चले आ रहे हो। तो कब मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि यार सरकारी नौकरी के लिए तो मैं ही बना हूं, मुझे लेनी चाहिए सरकारी नौकरी? देखिए कई बार ना माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा मेरा पढ़ने में बहुत तेज है, सरकारी नौकरी करेगा। देखिए जो बच्चा बहुत तेज है, जिसको बहुत मेहनत करने की आदत है, उससे सरकारी नौकरी क्यों करानी है।
जो कम तेज है, जो ये चाहता है कि मैं तो भैया 7 से 8 घंटे ही काम करूंगा, उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करानी चाहिए। जो तेज है वो अपने लिए खुद राह बना लेगा। तो एक तो ये माँ बाप की बड़ी गलतफहमी रहती है कि तेज बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, वो नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग चलता रहेगा। जैसे मैं हूं, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में बड़ा आराम है जी, लेकिन मुझे उतना आराम अच्छा नहीं लगता, मुझे उतना कंफर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा सरकारी नौकरी। अब किसी को ये कि नहीं यार मेरे को तो आराम से सुबह गए शाम को आ गए, हर तरीके के लोग हैं ना हमारे समाज में, हमारे घर में ही अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आप देखिए, एक आर्मी चीफ होता है, बाकी सारे कांस्टेबल हैं। अब हर आदमी सोचे कि मेरे को भी आर्मी चीफ बनना है, या आर्मी चीफ सोचे कि मेरे को भी सर कांस्टेबल बनना है। तो एक सिस्टम चलाने के लिए अलग अलग हायरार्की है, अलग अलग टाइप के लेवल के लोग हैं। तो अगर कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ाई में, जिसका बहुत दिमाग चलता है, तो वो एक अपना सिस्टम भी क्रिएट कर सकता है। अब अगर हालात ऐसे नहीं है कि उसको फाइनेंशियली कहीं से हेल्प नहीं मिल रही या कुछ और नहीं कर पा रहा, तो वो ये है कि चलो पहले सरकारी नौकरी ले ली, वहां से बेस बना लिया। और बाकी ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में उतने तेज नहीं है, 24/7 मेहनत नहीं कर सकते, जिनको टाइम पे सोना पसंद है, टाइम पे जगना है, वो 7-8 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो उनको लगता है एक बेसिक माइंड वाले बच्चे को सरकारी नौकरी में एंटर करना चाहिए। और ये डिसाइड कर लेना चाहिए 12वीं के बाद ही, आजकल मैं ये मानता हूँ डिसाइड हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को बल्कि हेल्प करनी चाहिए बच्चे को कि तुम तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप अगर 12th भी कर रहे हो और घर पे हो तो भी आप पढ़ सकते हो। पहले तो ये होता था कि आपको फिर ड्रॉप करके आना पड़ेगा। हम जैसे लोगों के लिए क्या था चैलेंज कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, देन वी विल एंटर इनटू द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। बट अब ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन में बच्चे के पास सबसे ज़्यादा वक्त रहता है, सबसे ज़्यादा फ्री रहता है। वो सोच सकता है कि यार मैं रोज 2 घंटे भी पढ़ूंगा तो मेरी 3 साल में तैयारी पूरी हो जाएगी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम शुरुआत करते हैं कि हमें क्रैक करना है एसएससी, और एसएससी में भी चाहिए हमें एक्सटर्नल अफेयर्स। ये माइंडसेट होता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, फिर हमें लगता है कि यार बैंक का भी भर ही देते हैं, इंश्योरेंस एलआईसी का भी निकला, ये भी भर ही देते हैं। तो हमने शुरुआत की होती है एक नाव पे सवार होकर, फिर हम कई सारी नावों में चले जाते हैं। ये अप्रोच कितना सही, कितना गलत? देखिए, जैसे आपने एक एसएससी की तैयारी की या सीजीएल की तैयारी की, तो एक ऐसे समझ लीजिए वो बेसिक सब एग्जामों का एक जैसा है। अब मान लेते हैं कि एसएससी का एग्जाम बहुत दूर है और आपका बेसिक प्रिपरेशन हो चुका है। अब एलआईसी का कोई एग्जाम आया है और आप अभी 2 महीने उस एग्जाम को दे सकते हैं, तो दे देने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बट कितना भी सेम हो, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एक आईएएस निकालने वाला बंदा भी अगर एमटीएस निकालना चाहता है तो उसको उसके लिए डेडिकेटेडली 2-3 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो हर एग्जाम की अपनी 2-3 महीने की प्रिपरेशन वो मांगता है एग्जाम, तो आप कर सकते हो, इसमें गलत नहीं है। जैसे बैंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहां मैं ये कहूंगा कि मत जाओ, लेकिन बाकी जो एग्जाम सिमिलर हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, एलआईसी, आईबी का एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम क्या है जिनकी बेसिक प्रिपरेशन कॉमन है, तो वो आप सब कर सकते हो, वो तो करना पड़ेगा ही। आप जब इतने सारे रास्ते ढूंढ लेते हो तभी तो ये कह पाते हो कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, मैं किसी भी रास्ते से जाऊंगा नौकरी तक पहुंच जाऊंगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोचिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और कई सारे टीचर आए, जैसे खान सर बड़े फेमस हुए हैं कि वो बड़े सस्ते में पढ़ा देते हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैंने ये सुना है स्टूडेंट्स के मुंह से, ठीक है। कोचिंग का क्या इम्पैक्ट है, ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, या 1 साल कर लो उसके बाद तो खुद ही तैयारी कर लो क्योंकि वही चीज़ दोबारा भी पढ़ाई जाएगी? इसके बारे में नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, स्टार्टिंग में पहली बार में कह सकते हैं कि जरूरी है, बट सबके लिए जरूरी हो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा इंजीनियर है, मैं कहता हूँ उसके लिए जरूरी नहीं है, वो यूट्यूब से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। दिक्कत कहाँ है? स्ट्रक्चर। जैसे मैं जब एजुकेशन में अभी आया अपने ब्रांड के साथ, अभिनव मेंस के साथ, तो मेरा यही था कि हम यूट्यूब पे भी एजुकेशन को और स्ट्रक्चर्ड करेंगे। यूट्यूब पे बहुत भसड़ है कि कभी कहीं कोई पार्ट पड़ा हुआ है, कहीं कोई पार्ट पड़ा हुआ है, तो यूट्यूब से वो तैयारी कर सकता है। कोई बच्चा बेसिक है, मान लेते हैं इंजीनियरिंग में ज़्यादा दिमाग खुल जाता है, तो वो कुछ महीने की या कुछ साल की तैयारी ले सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन उससे हो जाएगा। प्रिपरेशन आपको खुद सेल्फ करनी पड़ेगी, सेल्फ प्रैक्टिस, खुद से मॉक देने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होता है। तो कोचिंग का बहुत रोल नहीं है। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सरकारी नौकरी निकाल लोगे, आप सोच रहे हो, आपका डिसीजन है, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग इसका मतलब अच्छी है और आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ तभी मेरा सिलेक्शन होगा। फिक्स नहीं है कि कोचिंग से ही होगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि कोचिंग नहीं करोगे तो होगा। मेरा इस पे मेरा ये टेक है कि जब आप कोचिंग में जाते हो ना, तो आपको गर्माहट महसूस होती है कि यार हो सकता है कि आप अपने स्कूल के, अपनी क्लास के टॉपर रहे हो, और आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आपके भी बाप बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आप उन 50 लोगों को नहीं हरा पा रहे हो,
तो आप उन लाखों को कैसे हराओगे? तो कोचिंग इस चीज का रियलाइजेशन आपको शुरुआती दिनों में करवा देती है। और सबसे जरूरी चीज मॉक टेस्ट मुझे लगता है, ठीक है, और वो तो देना ही चाहिए, उसमें भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको एहसास करवा देती है कि भाई कितने पानी में हो तुम। सर आपने इंस्टीट्यूशन की बात करी, कोचिंग की बात करी, एक बड़े फेमस टर्म आता है पोचिंग, टीचर उठा लिए जाते हैं। आपको कभी किसी ने ऐसा किया कि आ जाओ अभिनय भाई मैं हमारे यहाँ? नहीं, मतलब देखिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया, जो हैं ही बिजनेसमैन, तो वो तो ये सब चीज़ें करेंगे ही, और उनके बिजनेस के ये उसूल हैं एक तरीके से। बट टीचर्स की तो अपनी इथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप हो और आप पे ट्रस्ट करके आपकी वजह से बच्चे वहाँ हैं, बच्चे तो टीचर की वजह से होते हैं, और फिर आप अपने फ़ायदे के लिए अगर उन बच्चों का साथ छोड़ जाते हो तो ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। जिन टीचर्स ने भी ऐसा किया है, जो इसके शिकार हुए हैं, वो एट लास्ट खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि ये टीचर्स को सोचना है। बिजनेसमैन तो अप्रोच करेंगे, वो बताएंगे अपने फ़ायदे, हर कोई बताता है आप हमारे साथ आओगे तो ये फ़ायदा होगा, बट सबकी सोच यही है कि हम इस आदमी से कितना मैक्सिमम फ़ायदा ले लें। तो मैं इसे गलत मानता हूँ। स्टूडेंट डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, सुसाइड, ये सारी टर्म्स हैं, और ये एक मेरे ख्याल से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है कि सीट हैं 100, फॉर्म भरे गए हैं 10 लाख, ठीक है, तो वो कोई ना कोई तो रह ही जाएगा, और कोई ऐसे भी होंगे जो हर बार रह जाएंगे। इसमें आप कैसे, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? क्या आपने बिल्कुल देखिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि 100% बच्चे, ये एकेडमिक तो है नहीं कि 60 बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 60 के 60 पास हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो कंपटीशन अगर है, आप बिजनेसमैन देख लीजिए, कितने सारे लोग स्टार्टअप के लिए ट्राई करते हैं और कितने % सफल हो पाते हैं। आपने ट्रेडिंग की बात की, स्टॉक मार्केट में 10% लोग सफल हो पाते हैं, तो सफलता की रेट तो कम ही रहने वाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये हो सकता है कि जब वो सीखते हैं तो वो सीखी हुई चीज को वो कहाँ इंप्लीमेंट और कर सकते हैं। हो सकता है जिस एग्जाम की तैयारी की उसमें नहीं हुआ, लेकिन किसी बिजनेस में वो ज्ञान काम आ रहा है, तो सीखना गलत नहीं है। और जहां तक बात स्ट्रेस और डिप्रेशन की है, तो ये इस बात से नहीं है कि आपके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास नौकरी है उनको भी बहुत स्ट्रेस है। इसका मतलब स्ट्रेस नौकरी के बाद भी रहने वाला है। स्ट्रेस की वजह नौकरी नहीं हो सकती। आपके पास पैसा नहीं है इस वजह से स्ट्रेस है, नहीं, पैसा भी स्ट्रेस की वजह नहीं हो सकती। एंजाइटी हमें तब होती है जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, यार कल क्या होगा, कल को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। हर वक्त मैं सिर्फ आगे आने वाले वक्त के बारे में ही सोच रहा हूँ, ये मेरे साथ है, इसने शादी की नहीं की मुझसे, तो हम एंजाइटी में जाएंगे। एंजाइटी बेसिकली घबराहट है जो हर छोटी छोटी बात पे हमें ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पता चले कि बाहर बम है तो आपको भी घबराहट होगी, मुझे भी होगी, यानी हमें एक बड़ी बात से हो रही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हर छोटी बात पे होना कि आपने मोबाइल का चार्जर लगाया, 1 घंटे बाद पता चला बटन नहीं दबाया, इस पे हो जाना, तो आप समझिए कि आपको सच में एंजाइटी है। और डिप्रेशन है पास्ट में ही पूरे टाइम पड़े रहना। एक लड़की आपके जीवन में थी, आपको छोड़ के चली गई, या आपके पिताजी गुजर गए, कुछ ऐसा दुख आपके जीवन में आ गया जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी रिकवरेबल, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अगर जिंदगी को सही तरीके से जीना है, शांति चाहिए, तो वर्तमान में जीना सीख लो। अब वर्तमान में जीना उन्होंने कह दिया, वो आए कैसे? वो आ नहीं पाता। वो तब आ पाता है जब हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और हमें उस काम से प्रेम है। जहाँ हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है बहुत, हमारा कोई दोस्त है तो हम उसको भी उस नज़र से देख रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि इससे कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, सेल्फिश हो गए, हमें उससे भी बड़ा प्रेम है। मैं किसी रिक्शे वाले के साथ बैठ के जा रहा हूँ, मैं उससे भी बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपका जीवन कैसा चल रहा है। जहाँ आपकी सोच प्रेम में हो जाती है ना, तब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ हूँ तो आपसे बड़ा प्रेम मिलता है और मैं भी आपको प्रेम देता हूं, तो हमें वक्त का पता नहीं चला। ये हुआ प्रेजेंट में जीना। आपको नहीं पता भी आप शाम में क्या करेंगे, मुझे नहीं पता शाम में क्या करूंगा, मैंने एक बार भी नहीं सोचा, या मैं क्या करके आया था मैंने नहीं सोचा। मैं आपके साथ इतने टाइम हूं तो उस वक्त को जी रहा हूं। तो जब हम उस वक्त में जीने लगते हैं, प्रेजेंट में जीने लगते हैं, तो एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज कोई नहीं होती। बट अब ये संभव और कैसे हो, इसके लिए कोई फिजिकल फिनोमेना है क्या? हाँ है, योगा मेडिटेशन। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये फील किया है कि जब मुझे एंजाइटी खुद रही है, 1-1.5 साल में एंजाइटी में रहा हूँ, कोई दवाई गोली काम नहीं करती। दवाई गोली सिर्फ उनको लेनी चाहिए जिनका योगा करने का भी मन नहीं कर रहा है, जिन्होंने इस लेवल को बहुत बढ़ा लिया। जैसे इनिशियल फेज आता है, फिर ये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अगर आप उस फेज में हैं तो दवाई लेना भी बुरा नहीं है। बहुत सारे लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाने में डर लगता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बताइए मेरे पेट में दर्द होता है, मैं पेट की दवा लेता हूँ, हाथ में होता है हाथ की दवा लेता हूँ, दांत में होता है दांत की लेता हूँ, अगर दिमाग ठीक नहीं तो दिमाग की लूंगा, इसमें गलत क्या है? इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हुआ है ना कि हम ठीक से सांस लेना भी भूल गए। ऐसे लिया बस ठीक है, हमें ध्यान ही नहीं है हमारी इस चीज पे। जबकि ये कहा जाता है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम में सिखाया जाता है कि आपको दिन में 100-150 गहरी सांसें लेनी है।
प्रॉपर सांस जानी तो चाहिए अंदर, क्योंकि दिमाग में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, देखिए सारा गेम ना दिमाग का है। हम कहते हैं कि अगर दुख सबके पास है, परेशानियां सबके पास है, लेकिन वो दिमाग में नहीं आ रही। जैसे अभी आप और हम यहाँ बैठे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी टेंशन होगी, लेकिन अभी दिमाग में नहीं है तो खुश है, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। तो वो हमेशा रहने वाली है, बस दिमाग में नहीं रहनी चाहिए वो। जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है कि वो नेगेटिव ही देखते रहते हैं, मेरे जीवन में ही परेशानी, मेरे जीवन में ही परेशानी है। वो दिमाग उनका वहीं रहता है। वो खाना भी खा रहे होते हैं तो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। मैं कहता हूं कि जिस हाल में भी हैं उसको इंजॉय करना सीखना है। अगर आज चाय भी पी रहे हैं तो इसके धुएं को भी महसूस करिए। सुबह नहाते वक्त शरीर पे पानी की ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं, इसको भी महसूस करिए। इसमें मत रहिए कि ये नहीं मिला। बहुत सारे लोग यार उससे शादी नहीं हो पाई, अरे जिससे हुई है उसका भी तो आनंद लीजिए। तो जो है अगर उसमें खुश रहना है तो योगा मेडिटेशन इसका सबसे सही तरीका है। पहले मेरा भी कोई यकीन इसमें नहीं था, पर जब से मैंने किया, जब से मैं वक्त देता हूँ, सांसों पे काम करता हूँ, तो माइंड बहुत फ्रेश रहता है और कॉन्फिडेंट फील होता है। एंजाइटी ही वो कारण बनता है कि जो स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत, लेकिन जब एग्जाम देने गए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, घबराहट हो गई। वही एंजाइटी बेसिकली घबराहट है कि मैं सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सही वक्त पे सही जवाब ना आना एंजाइटी का सबसे बड़ा सिम्टम है। किसी ने कुछ पूछा बट मेरे दिमाग में अभी वो बात आ ही नहीं रही, तो आप पेपर में भी कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और आज के दौर में जहां सब्जियों में विटामिन नहीं बचे, टाइम पे जग उठ नहीं रहे, विटामिन डी नहीं मिल रहा, दिमाग को विटामिन भी तो चाहिए। जब आप देखेंगे किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो जो चेकअप करता है वो विटामिन थायराइड का ही करता है कि कोई कमी तो नहीं है। पहले इनकी डिफिशियंसी ठीक हो तब आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करेगा। कई बार हमें जो लेजीनेस होती है ना, हमें लगता है हम आलसी हैं, बट आप जो बात सही कह रहे हो, या तो विटामिन डी कम होता है या विटामिन B12 कम होगा तो आप चीजें भूलने लगेंगे। आपको याद रहेगा ये ताला डाला है नहीं डाला, चाबी कहाँ रख दी, तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। और जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास कोई सोर्स भी नहीं है अच्छा, मक्के के अलावा, मक्के में भी सारी नहीं होती। तो ये मुझे लगता है कि सप्लीमेंट लोगों को लेते रहने चाहिए थोड़े बहुत। इसमें कोई परहेज करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कोई भी दवाई लूंगा इसका साइड इफेक्ट। अरे भैया, साइड इफेक्ट तो रोड पे चलने का भी है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। आप हर दिन आपका बढ़ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, इसका भी साइड इफेक्ट है कि अब आपकी उम्र 1 साल कम हो गई है, आपकी सांसें कम हो गई हैं। तो साइड इफेक्ट से नहीं डरना है। सर, जैसे आपने स्टूडेंट लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो कोई एक ऐसा रूटीन जो आपको कहोगे यार ये आइडियल रूटीन है, या इतने घंटे पढ़ना चाहिए? कुछ लोग स्टूडेंट हैं, हम 16 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे, कुछ 25-25 घंटे देखिए, पढ़ रहे हैं। वक्त लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होता, दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। हर काम, कोई भी काम वक्त लगा के नहीं होगा, दिल लगा के जो करते हैं वो सफल होते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मान लेते हैं कि आपके पास 8 महीने, आपने अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया, मंथली रूटीन बना लिया, वीकली रूटीन बना लिया, अब डेली रूटीन है आपका कि जी ये आपको 8 घंटे कवर करके हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका 6 घंटे में ही कवर हो गया, या कोई ऐसा जो 10 में हुआ है, तो उस हिसाब से पढ़ लीजिए। स्ट्रिक्ट मत रहिए इतना अपने टाइम टेबल के प्रति। जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर उस चीज को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि मुझे 10 ही घंटे पढ़ना है और किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए तो आप पागल होने लगेंगे। तो औकात से बाहर टारगेट्स मत बनाइए। जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, काफी है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि यूनिफॉर्म का एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लेट के पढ़ रहे हो, टेढ़े होके पढ़ रहे हो, आप ऐसे पढ़ो किताब ऐसे है, ठीक है, सो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मजाक कर रहे हो अपने साथ। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो वो देखो उस ऑफिसर की वेशभूषा कैसी होती है, या वेशभूषा भी मत देखो, एटलीस्ट एक अच्छे कपड़े पहनकर एक टेबल कुर्सी के साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये कहता है कि इफ यू वांट टू बिकम लाइक एक्स देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक एक्स, ठीक है। सो ये बात भी स्टूडेंट लाइफ में होनी चाहिए। हमने बहुत बातें हाँ, करी। मतलब जरूरी है कि आप जितना रूम साफ स्वच्छ रखते हैं, खुद साफ स्वच्छ रहते हैं, सुबह जल्दी जग के थोड़ा सा 1-2 मंत्र पढ़ लिया आपने, जिसमें भी आपका यकीन है वो काम आपने कर लिया, 30 मिनट रनिंग कर ली शाम को, या सुबह 10 मिनट योगा कर लिया, फिर आप देखेंगे खुद ही जल्दी जगने के बहुत फायदे हैं। आप पूरे दिन फ्रेश फील करेंगे। जो लोग 11-12 बजे जगते हैं वो पूरे दिन सुबह से शाम तक ऐसा ही फील करने लगते हैं और फिर जगने के बाद सो जाते हैं। तो अगर आप जल्दी जगते हैं और जल्दी सो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहला स्टेप होता है अपने जीवन में खुश रहने का। खुश रहेंगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, और खुशी चलेगी तो सब कुछ हासिल होने का भी कोई फायदा नहीं है। सर, मटेरियल बहुत है, कोचिंग का अलग मटेरियल है, और एक कोचिंग में नहीं, मुझे सारी कोचिंग के मटेरियल पढ़ने हैं। ऊपर से फिर ये रील्स, शॉर्ट्स, इनमें इतना ज्ञान है, आदमी कितना ज्ञान ले। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्ञान कम लो, इम्प्लीमेंट कर पाओ उतना ही लो।
इम्प्लीमेंट लोग कर नहीं पा रहे। रामायण, गीता, महाभारत महिलाओं ने भी खत्म कर दी, लेकिन सास बहू का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो खाली पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी हैं, इसका मतलब दीवारें महान नहीं हो गई। तो जो आप सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखना है, और ज्यादा ज्ञान लेने के पीछे मत भागिए। ज्यादा ज्ञान आपको बेचैन करेगा, अनकंफर्टेबल कर देगा। जितना भी है उसको ही अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जीवन में, जानते हुए कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, मैं फिर भी और चीजें देख रहा हूँ, हर दिन उस शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के पीछे भाग रहा हूँ जो थोड़ी देर की चिंगारी है, उसके बाद बुझ जाएगी। सर मैं थोड़ा सा दोबारा इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करूंगा। आज के टाइम में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, इसमें कैसे हम बाइफरकेट करें? क्या यार मुझे कोचिंग के मटेरियल पे ही रहना है, या फिर जो बुक्स हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग देखिए, बिलीफ तो बहुत बड़ी चीज है ना। जहां आप पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उस पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा कि वो ठीक पढ़ा रहा है। और जब आप 1-2 महीने पढ़ते हुए हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, और जब आप देखेंगे कि पेपर का लेवल वही है और ये शिक्षक भी मुझे वही पढ़ा रहा है, तो आप अब उस उम्र पे आ चुके हैं जहां आप ये जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा टीचर मुझे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। अगर आपके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं है तो भारत सरकार आपको क्यों जॉब दे? आप तो वहां जाके भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकता है, बट ज्यादा मटेरियल के पीछे, ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर इसको सम अप करें तो सबसे पहले तो आपको अपनी नींद, योगा, मेडिटेशन एक हिस्सा बनाना है अपने लाइफ का। और ये ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है, और करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको एक गाइडेंस सोर्स चाहिए शुरुआती दिनों में। वो कोचिंग हो सकती है, वो यूट्यूब भी हो सकता है, डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सबक ये है कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बस ये तो किसी भी चीज को जिंदगी नहीं मान सकते कि ये सब कुछ है, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ये किताब का एक चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं हुआ तो पूरी किताब अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे। एंजॉय करते हुए ही पढ़ना है। सिर्फ नौकरी पे ही फोकस रख लेंगे तो फिर उस दौरान या उस फेज में बने रहना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़की मुझे पसंद आई है, मैं पहले दिन ही उसको जाके कह दूं कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, बताओ कब करें, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले उसे हेलो हाय की, हमने थोड़ी बहुत उसकी मदद की, फिर धीरे धीरे फ़ोन नंबर मिला, फिर एक दिन हमने कहा यार आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर एक दिन आया जब मैंने कहा यार मुझे आपसे प्यार है, फिर एक दिन आया जब मैंने आपको कहा कि यार मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ, फिर एक दिन आया कि उसने अपने पेरेंट्स को बताया, आपने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर एक सिस्टम फॉलो हुआ कि आज चलिए अब रिंग सेरेमनी होगी। एक बहुत लंबा प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का, और आप हर एक प्रोसेस को एंजॉय करते हुए चलते हो तो पता ही नहीं चलता कि कब कैसे वक्त बीत गया। वहीं अगर मेरा फोकस इसी चीज पे हो गया यार कब हो रही है शादी, यार कब हो रही है शादी, तो मैं उस रिश्ते को चला ही नहीं पाऊंगा, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो नौकरी के केस में भी वैसा ही है। जब हम नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं तो हमें बस नौकरी नौकरी दिखाई देती है, जबकि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। इस प्रोसेस को, इस पढ़ाई के वक्त को भी आपको जीना है, वरना आप इंतजार नहीं कर पाएंगे। आपको हर दिन बेचैनी होगी यार कब आएगा एग्जाम, कब होगा। आप तो बस पढ़ते रहिए, हर दिन को बेहतर बनाइए। आज का दिन आपने कितना पढ़ा, कितना बेहतर बनाए, कल का कितना बेहतर बनेगा, इस चीज पे फोकस रखिए, नौकरी तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आपने सिस्टम की बात करी अभिनय सर, और आपने ये भी बात करी कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रेलवे की भर्ती हमारे चुनाव के टाइम पे हम निकाल देंगे। सो एजुकेशन सिस्टम, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम पे इंडिया के क्या ओपिनियन है। दूसरा दिल्ली के, क्योंकि आप नोएडा में रहते हैं, सबसे आसपास दिल्ली, तो केजरीवाल जी के ऊपर और उनके एजुकेशन, उन्होंने कुछ सालों में बड़े अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? अच्छा देखिए, एजुकेशन सिस्टम में मुझे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है वो ये कि यार अपडेशन हर जगह हुई है। चुनाव हमारे बैलेट पेपर से लेकर के उन मशीनों पे आ गए, कितना सारा कुछ हुआ, इतनी जल्दी रिजल्ट आता है, बट वही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उतना फास्ट नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई लेकिन हम अभी ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाए, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। हमने कहा हम सीईटी लाएंगे, हम उसको लागू नहीं कर पाए। तो हम एक तो देर से ला रहे हैं चीज़ों को, और ऊपर से फिर हम लागू भी नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ इनोवेटिव करने पे ध्यान नहीं दे रही है। एक टीचर है, अब सरकार को वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां नहीं खुल रही, तो वो कहते हैं कि यार चलो तुम ही 2 सब्जेक्ट पढ़ा लो। जबकि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि एक टीचर है कि चलो भाई ये 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, इससे सैलरी भी उतनी जाएगी और हम इसका यूटिलाइजेशन भी ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। तो शिक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें इनोवेटिव होना जरूरी है। और जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ अधूरा है डिजिटलाइजेशन में एजुकेशन की, जो नहीं हो रहा है, तो वो होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं
अगर और थोड़ा फास्ट करें तो वहाँ तक पहुँच जाएंगी। और जहाँ तक बात रही अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने भी एकेडमिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। दिल्ली में भी जो भर्तियाँ आती थी DSSB या और एग्जाम्स की, सरकारी नौकरी की, उस पर उन्होंने भी बहुत फोकस नहीं किया, उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा पूछा जाए आपका फेवरेट कोई पार्टी है पॉलिटिकल या कोई नेता है, तो क्या आंसर होगा? फेवरेट नेता पॉलिटिकल, मुझे नेता में अगर जैसे थोड़ा बहुत मैं किसी नेता को सुनता नहीं, बट अगर मैं कभी कोई नेता कभी मैं यूट्यूब, वैसे मैं अपने मेन फ़ोन में तो यूट्यूब रखता भी नहीं हूँ, बट कभी अगर मेरे फ़ोन में कोई नेता की रील आ जाए, फॉर एग्जांपल नितिन गडकरी की, तो मैं उन्हें सुन जरूर लेता हूँ कि मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक बंदा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिसको पार्टी या किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उनके बारे में बहुत जाना है, बट हाँ ये है कि मैं सुन लेता हूँ कभी कभी। अगर उनकी रील आ गई तो चलो ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, सुन लिया। बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं। और नेता मुझे लगता है कि कोई फेवरेट होना नहीं चाहिए या आपका फैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उसके जिसके आप फैन हो जाते हो, आप अगर शाहरुख खान के फैन हो जाओ चलेगा, लेकिन आप मोदी जी के फैन मत बनो। क्योंकि शाहरुख खान कुछ गलत करे या सही करे और आप उसे सपोर्ट कर रहे हो तो इससे देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोदी साहब कुछ गलत करें सही करें तो देश पे बहुत फर्क पड़ता है। जब हम किसी के फैन हो जाते हैं तो हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखते हैं, उसकी गलत चीज़ें भी अच्छी दिखती हैं। तो इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का फैन नहीं होना चाहिए, उसकी अच्छी चीज़ों की तारीफ हो, और जहाँ वो खराब करे, डेमोक्रेसी है तो आवाज़ उठाने का हक सबको। तो मोदी जी पसंद है आपको? एज ए पर्सन तो मुझे वो बहुत सही लगते हैं, मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, तो एज ए पर्सन तो मैं बहुत सही मानता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि एक बंदे की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, मज़े करने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। बट एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो वो इन 10 सालों में और भी बहुत कुछ कर सकते थे एजुकेशन को लेकर के। कुछ कसक मन में है, जैसे उन्होंने कभी बेरोजगारी पे नहीं बोला, या जब बोला तो ये कह दिया कि आज जो पकौड़े बाहर बेच रहा है क्या वो रोजगार नहीं है। तो इस तरीके की चीजें, इसको ये मजबूरी में किया गया रोजगार है। आप बताइए कि क्या किसी के गोल में ये हो सकता है कि मैं किसी ऑफिस के बाहर पकौड़ी बेचूंगा? मैं नहीं। सर चाय बेचने का तो चल रहा है, आज पिछले टाइम बहुत चला। अच्छा हाँ, चाय बेचने का मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब मजबूरी में किए गए बिजनेसेस हैं, कि जो मजबूरी में आदमी कर रहा है। अब हर आदमी चाय बेचेगा, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा तो चाय उसकी पिएगा कौन? तो जो पुराने अनपढ़ लोग हैं वही अच्छी चाय बेच रहे हैं। अब मैं इस चाय में और क्या इनोवेशन लेके आ सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं हर किसी को कहूँ कि तुम भी चाय बेचो। और जब चाय बेचनी है तो उसके लिए तो 8वीं क्लास तक भी पढ़ना जरूरी नहीं है, तो फिर ग्रेजुएशन तक पैसा और समय खराब करने की क्या जरूरत है अगर चाय बेचनी है तो? और क्या चाय बेच करके देश को आगे ले जाया जा सकता है? नहीं, देश तो आगे अच्छी एजुकेटेड लोगों से जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आज इसरो कहाँ पहुंच गया, साइंटिस्ट चंद्रयान 3 तक पहुंच गए। तो इन चीजों से देश आगे जाएगा। कोई बाहर, अब फ्रांस में ये जिक्र कर रहा है यार इंडिया वाले चाय बड़ी अच्छी बेचते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सर हमने अपने इस पूरे प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ों पे बातें करी, स्टूडेंट लाइफ पे बात करी, आपकी लाइफ पे बात करी, पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। आपका ज्योतिष को लेकर क्या ओपिनियन है? यार देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं है कि आप एक ज्योतिष हैं और मैं आपकी इस चीज को लेकर के आपके इस प्रोफेशन की तारीफ कर रहा हूँ, बट मेरा ज्योतिष में बिलीव बहुत पहले से है। और मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों की भी डेट और टाइम ठीक नोट किया गया है उन सबका रोड मैप बनाना बड़ा आसान है। ज्योतिष बेसिकली जीपीएस है जो आपको पहले ही बता देता है कि यहाँ पे बेटा जाम मिलने वाला है, अगर हो सके तो कोई शॉर्टकट लेके निकल जाना। कोई इंसिडेंट आप बताना चाहें? जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन की, जब मैंने पहले अपनी कुंडली बचपन में ही बन गई थी तो पढ़ी थी, उसके बाद जब लाइफ में बड़ा मुश्किल वक्त आया तो जब भी मैंने कुंडली उठा के देखी तो मुझे पता चला अच्छा वो राहु चल रहा है। बाद में मुझे पता चला, और ऐसा एक बार नहीं कई बार लाइफ में आया। या 2010 से पहले की मैं बात करूं तो मैं कुछ भी सोचता था उसका उल्टा ही हो जाता था, अच्छा कुछ होता ही नहीं था, किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। 2010 के बाद मेरी कुंडली में शुक्र की महादशा आई, जीवन बदलने लगा, मैं जैसा सोचता था वो सब कुछ मिलता रहा, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चलती रही, लाइफ मतलब अपवर्ड ही गई। तो मेरा तो काफ़ी यकीन है, मैं हाथ की रेखाओं पे भी काफ़ी यकीन करता हूँ। फिर लोग कुछ कमेंट करते हैं कि अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हम ये नहीं करें कि अरे कभी तो रहे होंगे उनके हाथ, और हाथ में लिखा हुआ है हाथ नहीं रहेंगे। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी कि आप मेरा हाथ काट दो तो कि भाई ठीक है अब मेरी किस्मत खत्म हो गई, वो तो है ही लिखी हुई, बस दिख नहीं रही, आप तो देख भी नहीं सकते, दुर्भाग्य है आपका। तो बाकी मेरा काफी यकीन ज्योतिष को लेकर के।
हमने और मैंने रेखाओं को बदलते हुए देखा है हाथ में कि ये रेखा ऐसे बदल गई। ये होता है हमारी पामिस्ट्री में, हमारी रेखाएं बदलती हैं, ठीक है, और ये कर्मों दोनों के हाथों हिसाब की से। रेखाएं काम करती है। बस आपको एक कोई अच्छा चाहिए कि जो उसे पढ़ के डिकोड कर सके। बाकी कुंडली का तो मेरे चैनल पे प्रमोशन होता ही रहता है, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम के एंड फेज में आ गए। हमने एक रैपिड फायर तैयार किया है आपके लिए। इसको ऐसे खेलना है कि मैं एक शब्द बोलूँगा और आपके मन में जो भी पहला थॉट आएगा, ठीक है, वो आपको झट से बोलना है। आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, आपके पास 3 सेकंड रहेंगे, ठीक है। सो रेडी है? इंडियन पॉलिटिक्स। दिन पे दिन खराब होती जा रही है। नीतू मैम। इस उम्र में भी काफी इनोवेटिव हैं और अच्छा करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। सबको होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अनअकैडमी। अनअकैडमी को भी मतलब एजुकेशन के इमोशंस को समझना चाहिए, जो नहीं समझ स्पिरिचुअलिटी। पा रहा है। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में बहुत महत्व है। हम जितने स्पिरिचुअल होंगे, हमारे अंदर मर्सी होगी, दया भाव होगा, लोगों के प्रति देने का भाव होगा, लोगों के प्रति सिंपैथी होगी। तो ये राहुल सब चीजें गांधी? सिखाता है। राहुल गांधी को अपना व्यवसाय चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है। किसी और फील्ड में वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। किस फील्ड में? किसी भी फील्ड में, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए वो नहीं बने। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत इनोवेशन की जरूरत है। MS धोनी। MS धोनी, पता नहीं मुझे ऐसा, मैं उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। जैसे एक उनके भाई का वीडियो देखा था कि उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि सबकी मदद करें। जो भी उनके परिवार में आज वो वहाँ पहुँच गए, तो उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। राकेश यादव। राकेश यादव विजार्ड ऑफ मैथ्स। तो इनके बारे में कहूँगा कि ये अगर आज के दौर में देखा जाए तो जिस तरीके के और एडटेक हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि इस बिजनेस, ये बहुत बिजनेस भर गया है इसके अंदर, शिक्षा का बहुत व्यवसायीकरण हो गया है, लोग बुरे होते जा रहे हैं, तो उसमें ये सबसे कम बुरे हैं। मतलब कि ये अभी भी फिर भी बहुत ठीक है बाकी लोगों से। अवध ओझा। अवध ओझा, मुझे लगता है कि उनको अपना फील्ड जरूर चेंज करना चाहिए। एजुकेशन से हट के वो अलग डायरेक्शन में जाने चाहिए, क्योंकि उनको देख के लोगों को लग रहा है कि IAS की तैयारी करनी चाहिए, और वो तो पढ़ा ही नहीं रहे IAS के लिए, वो और चीज़ों के लिए फेमस है। खान सर। खान सर के बारे में, खान सर को तो कहूँगा अभी हेल्थ पे बहुत फोकस करें। वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ मेरी ऐसी बन जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप एक जिंदा दिल आदमी हैं, ठीक है। आप जो देखिए, व्यवहार पता चल जाता है कि इंसान कब फेक हो रहा है, कब सच हो रहा है। मुझे एक सेकंड का भी ऐसा एहसास नहीं होता आपके साथ। और एक बड़े भाई की फीलिंग आती है, गुरु की फीलिंग आती है। मैं आपके इसलिए पैर भी छूता हूँ। अगर आपके ऊपर कभी ऐसा होता है कि एक मूवी बनने वाली है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एक्टर अभिनय मैथ्स का रोल प्ले करेगा? यार मुझे लगता है कि मैं खुद ही चाहता था कि कभी मूवी बने और मैं एक्टिंग करूं। मुझे खुद ही एक्टिंग का बड़ा शौक है, और इसीलिए मैं करता भी चैनल पे जो जो होता है रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप मेरी जगह होते और अभिनय सर से कोई प्रश्न पूछने का आपका मन होता, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। और आगे हमें अभिनय सर को दोबारा बुलाना है, वो ज़रूर आएंगे, और उस समय मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अभिनय सर के सामने रखूंगा। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है, और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और जैसे आपने कहा, मुझे भी पता लग जाता है कि देखिए, और वैसे भी जो भी लोग सफल हो रहे हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ज्योतिष में, चाहे मैथ्स में, वो तभी हो पा रहे हैं जब उनके अंदर सच्चा दिल है, ईमानदारी है, और अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से अच्छे काम करते रहें, और लोग भी आपसे सीखते रहें, लोगों को सिखाते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू।